अप्रोप्रिएशन पे छोड़ा था इसको, वहीं से हम शुरू करेंगे। तो आप लोगों की अभी आईपीसी की कितनी तैयारी हो गई? पेपर आपका कल ही है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है एग्ज़ाम में अब। तो कैसे तैयारी है आप सब लोगों की? कितना कर लिया है आईपीसी का? सर पढ़ तो रहे हैं, आपकी वीडियोस भी देख रहे हैं। काफी समझ ओके, तो आ रहा है। मतलब ठीक से चल रही है पर तैयारी आईपीसी की? कोई पर्जरी और का डाउट? सर, फोर्जरी और पर्जरी का नहीं सुनने आ। क्या नहीं समझ में आया? फोर्जरी और पर्जरी। फॉर्जरी और फर्जरी? तो मैंने भी पहली बार सुना पर्जर आपसे। फोर्जरी, एक पर्जरी भी फॉर्जरी होता तो है सर। होता है, पर्जरी का सर, हाँ फॉर्जरी जी। नहीं सुना मैंने कभी। फॉर्जरी तो चलो वो हो गया, मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, लेकिन फर्जरी क्या है ये नहीं पता मेरे को। फोर्जरी मिस रिप्रेजेंटेशन ही हो गया। फॉर्जरी तो मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, लेकिन फर्जरी क्या है ये नहीं पता। चलिए, अब हम आज जो करेंगे वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन द क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो यहाँ पर हम दो चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे। पहला जो प्रॉपर्टी का केस होता है, जहाँ पे मिस मिस अप्रोप्रिएशन किया जाता है, मतलब गलत तरीके से प्रेजेंट करने की वजह से किसी को कोई लॉस हो जाता है, तो वो क्रिमिनल ब्रीच में आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्रिमिनल रेफर टू समथिंग रॉन्ग और क्राइम और समथिंग प्रोहिबिटेड बाय लॉ, वेयर एज मिस अप्रोप्रिएशन रेफर करता अनफेयर टेकिंग ऑफ अनदर पर्सन बिलोंगिंग फॉर ओन यूज। मतलब किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी को जब आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें डिसऑनेस्ट मिस रिप्रेजेंटेशन रहता है, मिस अप्रोप्रिएशन रहता है, यानी कि आप डिसऑनेस्टली उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं अपने पर्सनल फायदे के लिए। तो यहाँ पर आपका ये जो है ब्रीच, ये होता है। और ये सेक्शन 403 जो है आईपीसी का, इसके अंदर इस डील किया जाता है। बताइए जरा एक बार, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, इसमें आप क्या समझते हैं? सर किसी को सिंपल भाषा में कहते तो पागल बनाना और उसका फायदा उठाना। मतलब किसी और की प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल करना, इस्तेमाल। उसे हम क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। प्रॉपर्टी किसी और की है, लेकिन आप अननेसेसरी उसका बेनिफिट ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक व्यक्ति ने अपना कमरा किराए पे चढ़ाने के लिए एक एजेंट को दे दिया, लेकिन एजेंट ने उसमें बेईमानी कर दी। क्या करा कि एक महीना पहले कमरा किराए पे चढ़ा दिया, रेंट ले लिया किराएदार से, और एक महीने तक उसको बताया ही नहीं जिसका कमरा है। एक महीने बाद उसको बताया कि उसका कमरा किराए पे चढ़ा, एक महीने का किराया जो है एजेंट बीच में से ले गया। तो वो डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन है, वहाँ पे प्रॉपर्टी का गलत तरीके से उसने प्रेजेंट किया। इवन जो किराएदार है जिससे उसने एडवांस लिया, उसके साथ में भी उसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। यानी कि उसमें भी उसने गलत गाइड किया उसको भी। तो ये आता है आपका एक्सप्लेनेशन वन में, जहाँ पे हम क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन कहते हैं प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी को गलत तरीके से प्रेजेंट करना। इसके अलावा इसका एक एक्सप्लेनेशन और हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई चीज़ आपको रास्ते में मिल गई, कोई प्रॉपर्टी आपको रास्ते में पा जाती है, जब आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी की और की बिलोंगिंग, किसी और की वैल्यूएबल चीज़ आपको रास्ते में मिल गई, तो फाइंडर की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। फाइंडर की ड्यूटीज़ ये होती है, सबसे पहले उसको फर्स्ट ट्राई करना चाहिए कि उसके राइटफुल ऑनर को वो ढूंढ सके, मतलब कलेक्ट ऑनर को वो ढूंढ ले और उसको वो चीज़ रिटर्न करने की कोशिश करे। या जितने भी उसके पॉसिबल ट्राइज होते हैं, फाइंडर ऑफ द गुड्स की लाइबिलिटी है, जितने भी उसके पॉसिबल ट्राइज हो सकते हैं उतने उसको ट्राई करना चाहिए उसके राइटफुल ऑनर को ढूंढने के लिए। अगर उसको करेक्ट ऑनर मिल जाता है तो उसको वो चीज़ रिटर्न कर दे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 3-4 दिन लग गए करेक्ट ऑनर को ढूंढने में, तो उस 3-4 दिन के अंदर उसने जो भी खर्चा किया, खर्चे का मतलब ये है कि उस चीज़ के ऊपर उसको मेंटेन करने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए, अगर उसने कोई भी खर्चा किया, तो उस खर्चे को वो अपने पर्सनल, मतलब उस खर्चे को वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस से जो भी उसने बियर किया है, उसको वो उससे वसूल सकता है। किससे वसूल सकता है?
जो भी उसका असली मालिक है, जब वो मिलेगा बोलिए। तब मालिक से वो पैसा वो वसूल सकता है, क्योंकि उसने उसको मेंटेन करने के लिए खर्च किया। अब एक और इसके अंदर हो सकता है एक्सप्लेनेशन, ये भी हो सकता है कि मान लो कि डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन है प्रॉपर्टी का। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है जो मूव कर सकती है, आपने उसको उसके मालिक के पोजीशन से डिसऑनेस्टली मूव करा दिया। मतलब पोजीशन में मालिक की होनी चाहिए, लेकिन आपने डिसऑनेस्टली उसके पोजीशन से उसको मूव कराया है, तो इसके लिए आपको जो है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के लिए लायबल ठहराया जा सकता है। क्योंकि मालिक की, मान लो कि किसी की गाड़ी है, आपने उसकी चाबी चोरी कर ली, उसकी गाड़ी आपने चोरी करने की वजह से नहीं ले गए, आप सिर्फ घुमाने के लिए ले गए कि भाई 3-4 घंटे बाद मैं वापस खड़ी कर दूंगा। 3-4 घंटे आपने गाड़ी को जो चलाया वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में कवर्ड होगा। यानी कि वो क्या माना जाएगा कि आपने गलत तरीके से उसकी प्रॉपर्टी का लाभ उठाने की कोशिश की। तो ये क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में आता है। इसके लिए जो आईपीसी 404 है वो इसकी पनिशमेंट देता है। पनिशमेंट क्या है इसकी? पनिशमेंट है 7 साल आपको सजा हो सकती है, ठीक है, मैक्सिमम 7 साल सजा हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस नेचर का आपने क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन किया है। अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो आता है 405 पे, एक व्यक्ति विश्वास करके गुड फेथ में ट्रस्ट करके अपनी किसी बिलोंगिंग को आपको हैंड ओवर कर दिया, आपको सौंप दिया, लेकिन आपने क्या किया, उसका गलत फ़ायदा उठा लिया, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करें। मान लो कि किसी ने अपना 5 लाख रुपए आपको 3 दिन के लिए रखने के लिए दे दिया, लेकिन आपने क्या किया, बीच में उसको किसी और को दे दिया, जिससे आपको इंटरेस्ट अर्न हो गया। जब भी आपको इंटरेस्ट अर्न हो जाएगा तो वो इंटरेस्ट आपका नहीं है, क्योंकि पैसा आपका नहीं था, आपने किसी ने ट्रस्ट करके आपके पास पैसा छोड़ा हुआ था, और आपने जो भी इंटरेस्ट अर्न किया वो आपको ओरिजिनल ऑनर को देना चाहिए था प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, लेकिन आपने नहीं किया, डिसऑनेस्ट किया, मतलब बेईमानी की, उस पैसे के इंटरेस्ट को आपने अपने पास रख लिया। तो ये आपसे जो है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, यानी कि आपने उसका ट्रस्ट को ब्रीच कर दिया। इसके लिए 405 आईपीसी एप्लीकेबल हो जाएगा। और इसमें कितनी सजा का प्रावधान है, पनिशमेंट कितनी है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में? 3 साल की सजा है, विद इम्प्रीजमेंट है, मतलब सजा हो सकती है जहाँ पे आपको जेल में डाला जा सकता है, और साथ में फाइन, या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये दोनों मैंने आपको समझा दिए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। ये है आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ। तो हम दोनों को समझेंगे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है या मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है। तो दोनों के ये भी देखेंगे कौन सा कानून के अंदर जो है वो पनिशेबल है, कौन सा कानून के अंदर पनिशेबल नहीं है। तो अगर हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहें तो इसको एक बार हम बच सकते हैं, मतलब अगर मान लो हमसे फैक्ट की कोई गलती हो जाए तो हम ये कह के बच सकते हैं कि हमें पता नहीं था फैक्ट के बारे में, तो हमें जो है कानून छोड़ देगा एक बार। लेकिन अगर हम ये कहें सॉरी, अगर हम ये कहें कि हमें कानून का नहीं पता, जो हमारा लोकल लैंड लॉज है, तो ये चलेगा नहीं बिल्कुल भी। वैसे ऐसा हकीकत में होता है कि बहुत सारे लोगों को अपना लोकल लैंड लॉज पता ही नहीं होता। एक वकील है, एडवोकेट है, जो लीगल पढ़ाई कर रहा है, उसको तो लॉ के बारे में नॉलेज होती है, लेकिन जनरल भाषा में अगर जनरल पब्लिक के बारे में कहें तो जनरल पब्लिक को तो नॉलेज होती ही नहीं ना, उसको तो पता ही नहीं होता लॉ क्या है, कैसे एप्लीकेबल हो रहा है, कैसे एप्लीकेबल नहीं हो रहा। तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भी लॉ जो है वो लागू होता है, मतलब चाहे उसको पता हो या ना पता हो, लॉ ऐसे व्यक्ति के ऊपर लागू होता है। तो हम कह रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात कर रहे हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिपीट होता है ये। तो मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो कानून के अंदर परमिजेबल नहीं है, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक बार डिफेंस के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के अंदर हमें क्रिमिनल ब्रीच मानना हो या क्रिमिनल क्राइम को जोड़ना, आईपी से जोड़ना, तो हमें मेंसरिया और एक्टेसरिया के साथ उसको रिलेट करना पड़ेगा कि अगर कोई मिस्टेक ऑफ लॉ करता है और मिस्टेक ऑफ लॉ करने की वजह से उसको किसी तरह का कुछ क्रिमिनल, मतलब क्रिमिनल उसने कुछ, मतलब आईपीसी के अंदर कोई वायलेशन हो गया है उसकी वजह से, तो उसके लिए उसको सजा दी जा सकती है। अब मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट मिस्टेक को ऑफ एक एक लॉ तो डिटेल सर में वो हुआ पढ़ेंगे था ना। हम एक बार। हमें सर हाँ जी। सर मिस्टेक ऑफ लॉ तो वो हुआ है ना जो लॉ हमें प्रोहिबिटेड नहीं करता है
और नहीं फिर नहीं, हम कोई मिस्टेक ऑफ इलीगल लॉ एक्शन का को। मतलब है कि हम डिफेंस ले रहे हैं कि हमें कानून पता नहीं था। मतलब आपने किसी का मर्डर कर दिया और आपने कोर्ट में जाके ये बोला मुझे नहीं पता था कि मर्डर की सज़ा कैपिटल पनिशमेंट फांसी होती है, तो मुझे इसलिए माफ़ कर दिया जाए कि मुझे ये कानून पता नहीं था। तो वहाँ पर आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट अलाउ, सर मिस्टेक ऑफ लॉ अलाउड नहीं होगा, और सर क्योंकि ये माना जाता है मिस्टेक ऑफ कि फैक्ट जो में ये हो लोकल, जाएगा कि वही बता बाउंड रहा हो हूँ जाएगा। कि जो लोकल लैंड लॉज है वो सबको पता होना चाहिए अपने देश का अगर, लेकिन अगर इंटरनेशनल लॉ कोई आपसे ब्रीच हो जाता है तो वहाँ पे आपका मिस्टेक ऑफ लॉ चलेगा, वहाँ पे डिफेंस के रूप में आ जाएगा मिस्टेक ऑफ लॉ, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ हो सकता है आपको ना पता हो। फॉर एग्जाम्पल आप यूएस घूमने गए, वहाँ पे आपने कोई रैपर नीचे फेंक दिया और पुलिस ने आपको पकड़ लिया कि इसके लिए फाइन भरो, तो आप वहाँ पे ये कह के बच सकते हैं, ये डिफेंस है आपके पास कि मिस्टेक ऑफ लॉ, कि मुझे इस देश का कानून पता नहीं था, तो चल जाएगा। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट की अगर हम बात करें तो किसी व्यक्ति से कुछ फैक्ट का मिस्टेक हो जाता है, यानी कि कोई एलिमेंट ऑफ क्राइम है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपसे गलती हो गई और आपने को उस फैक्ट के बारे में पता नहीं था कि इसकी वजह से ये हो सकता है, तो वहाँ पे ये डिफेंस के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है फैक्ट ना पता हो आपको। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट अराइज करता है व्हेन अ पर्सन डज एनी एक्ट बट मिसअंडरस्टैंड सम फैक्ट दैट नेग्लेक्ट्स एन एलिमेंट ऑफ द क्राइम। फॉर एग्जांपल मान लो कि जैसे हमारा एक लॉ है, वो कहता है ट्रेस पास अलाउड नहीं, यानी कि आप किसी व्यक्ति के घर में उसके परमिशन के बिना एंटर नहीं कर सकते, अगर एंटर करेंगे तो आपके लिए जो है देश का कानून लागू होगा, आपको ट्रेस पास के अंदर सजा हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो कि आपका रिलेटिव किसी घर में रहता था, मान लो आपकी मासी एक घर में रहती थी और आपको पता है ये मेरी मासी घर है, पिछले 6 साल से मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, एक दिन आप उसी शहर में होते हैं और आप अचानक से मासी घर चले जाते हैं, आप देखते हैं घर में बाहर कोई भी नज़र नहीं आ रहा लेकिन दरवाज़ा खुला हुआ है, आप बेझिझक, क्योंकि आपको तो यही पता नहीं कि ये मेरी मासी का घर है, आप बेझिझक घर के अंदर एंटर कर जाते हैं और बैठ जाते हैं ड्राइंग रूम में इंतज़ार करने लगते हैं। अचानक से जो घर का ओरिजिनल मालिक है वो आ जाता है, जो आपके रिलेटिव नहीं है, वो देखता है कि मेरे घर में किसी अननोन व्यक्ति ने एंटर कर लिया, वो अब पुलिस बुला के आपको अरेस्ट करा देता है। तो वहाँ पे आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहकर ये बच सकते हैं, मतलब आपको डिफेंस मिल सकता है इसका कि आपको एक्चुअली गलती हो गई, क्योंकि आप 6 साल से इस घर में आ रहे थे तो आपको लगता था ये मासी का ही घर है, इस वजह से। तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट अलाउड है कुछ सर्कमटेंसेस के अंदर, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ किसी भी सर्कमटेंसेस में अलाउड नहीं है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक डिफेंस है जो अप्लाई हो सकता है कई क्राइम के अंदर, इफ द क्रिमिनल डिफेंड कैन प्रूव, अगर जो डिफेंडेंट है वो प्रूव कर दे इसको कि उससे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है, यानी कि उसने फैक्ट को समझने में गलती कर दी है। इसका एक इलिस्ट्रेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि ए टेक हिज लेब्राडोर इन द सर पार्क, जो, बोलिए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो एक्ट जो बाउंडेड पर्सन करता है वो कहलाता है ना मिस्टेक ऑफ फैक्ट टू। देखो हम यहाँ पे उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो व्यक्ति किसी गुनाह में पकड़ा गया है और वो डिफेंस ले रहा है, उसके पास दो डिफेंस है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। देखो मिस्टेक का मतलब ये है मुझसे गलती हो गई मुझे माफ़ कर दो, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो अलाउड है डिफेंस के रूप में, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ अगर वो लैंड लॉज है, लोकल लॉ है, तो वो अलाउड नहीं। जैसे इंडिया के अंदर इंडिया का कानून, आप ये कह के नहीं बच सकते कि मुझे कानून का पता नहीं था। जैसे ट्रैफिक का वायलेशन हो गया, रेड लाइट आपने ब्रीच कर दी, तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया आपको, तो आप ये कह के नहीं बच सकते कि मुझे पता नहीं था कि ट्रैफिक लाइट पे क्रॉस करने से चालान हो जाता है, तो मुझे आपकी बार छोड़ दो, अगली बार मुझे पता लग गया मैं नहीं करूँगा, तो आपको उस समय भी फाइन देना पड़ेगा, पुलिस वाला छोड़ेगा नहीं। तो उसी चीज़ में मैं बता रहा हूँ, एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि मान लो कि आपके घर में एक डॉग है, आप डॉग को लेके पार्क गए, पार्क में अपने कुत्ते को आप घुमा रहे हैं, सेम कलर का सेम ब्रीड का एक और कुत्ता लेके कोई पार्क में आ गया, आप जो है थोड़ी देर अपने मोबाइल को देखने लग गए और आपने कुत्ते की चेन खोल दी, पट्टा खोल दिया, अचानक से थोड़ी देर में आपने देखा कि आपका जो डॉग है वो किसी गंदगी में मुंह मार रहा है, तो आपको गुस्सा आया, आप उठे, आपने उसको पट्टा डाला और घर की तरफ खींच के ले गए। जब तक आप घर पहुंचे तो आपको ये रियलाइज हो गया तो मेरा डॉग नहीं है, गलती से मैं दूसरे का ले आया। अब उस व्यक्ति ने पुलिस कंप्लेंट कर दी कि मेरे डॉग को कोई चुरा के ले गया। तो यहाँ पर आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि दोनों सेम कलर के थे, सेम ब्रीड के थे और सेम पट्टा उन्होंने पहना हुआ था, इसलिए आप गलती कर गए, और ये आपको डिफेंस मिल जाएगा और आपके ऊपर कोई सज़ा नहीं होगी, मतलब कोई क्रिमिनल केस नहीं बनेगा। दूसरा एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि आप अपने घर के, अपने दोस्त के घर पढ़ने गए, अपना लैपटॉप ले गए, ठीक है, वो लैपटॉप और आपके दोस्त का लैपटॉप एक ही कंपनी का था, एक ही ब्रांड का था, एक ही कलर का था, एक ही सब जैसा था, एक ही उसका बैग भी था।
जब आपको अचानक मम्मी का फोन आया, मम्मी ने बोला कि वापस आ जाओ जल्दी से, आप एकदम से जल्दबाजी में उठे, आपने लैपटॉप बैग में डाला और लेके घर चले गए, लेकिन घर जाके आपको रियलाइज हुआ कि आपने दोस्त का लैपटॉप ले आया। तो आप अगर लैपटॉप दोस्त का ले आए तो दोस्त ने कंप्लेंट कर दी लैपटॉप चोरी की, पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया, कोर्ट में आपने ये डिफेंस ले लिया कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया मुझसे, क्योंकि मैं अगर चोरी करता दोनों लैपटॉप उठा के लाता ना, मैंने तो अपना वहाँ छोड़ दिया, इसका मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो लॉ में अलाउड है, लेकिन मिस्टेक ऑफ जो लॉ है वो अलाउड नहीं। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट में भी दो तीन चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी जब भी डिफेंस अलाउड होगा, जैसे गुड इंटेंशन। अगर आपने मिस्टेक ऑफ फैक्ट गुड इंटेंशन के साथ लिया है, मतलब आपका इरादा गलत नहीं था, जैसे आप लैपटॉप अपना ले आए, अपनी जगह दोस्त का लैपटॉप उठा लाए वहाँ से, लेकिन अपना तो छोड़ ही आए थे, यानी कि आपका इरादा चोरी करना था, आपका इंटेंशन ठीक था। जैसे आप लेब्रा डॉग था या आपका कोई भी डॉग था, आप दूसरे का कुत्ता पकड़ के घर ले आए, लेकिन अपना तो छोड़ ही आए थे। अगर आप चुराने वाले होते दोनों लेके आ जाते। तो यहाँ पे गुड इंटेंशन देखना जरूरी होता है, अगर गुड इंटेंशन के साथ कोई भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है तो वो डिफेंस के रूप में इस्तेमाल हो जाएगा। अब मिस्टेक ऑफ लॉ की बात कर लेते हैं। लोकल लैंड लॉस ये माना जाता है कि जो भी व्यक्ति उस कंट्री का ऑर्डिनरी सिटीजन है उसको लोकल लैंड लॉस पता है। फॉरेनरों को सिर्फ लॉ में छूट दी जाती है, उनको ये माना जाता है कि उनको लॉ नहीं पता है, लेकिन सबको माना जाता है। अगर बहुत सारे हमारी कंट्री के अंदर भी ऐसे लॉ हैं जो मुझे लगता है कि नॉर्मल सिटीजन्स को तो पता ही नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अगर वो कोर्ट में जाके ये ग्राउंड लेने लग जाए कि सर मुझे तो पता ही नहीं था कि किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने से सजा भी हो सकती है, या किसी और का पैसा अगर मैं अब चोरी कर लूँ तो मुझे सजा भी हो सकती है, तो कोर्ट ये मानेगी? कोर्ट बिल्कुल नहीं मानेगी। कोर्ट कहेगी मिस्टेक ऑफ लॉ अलाउड ही नहीं। आप कानून की गलती करो ये माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये माना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो सबको पता है, और जो भी लॉज हैं लोकल लैंड वो सबको पता है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो अलाउड है एज ए डिफेंस, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ एज ए डिफेंस अलाउड नहीं। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है सेक्शन 76 के अंदर डिफाइन है, ठीक है। 79 के अंदर इसकी डेफिनेशन दी हुई है और ये बताया हुआ है कि किस कंडीशन में आप इसको ओवर रूल कर सकते हैं, मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट अलाउड हो सकता है आपको। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ एग्जाम के लिए याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एज ए डिफेंस यूज करना है आपको इसको। अगला क्वेश्चन है आपका, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड बिलो 7 ईयर ऑफ एज। कोई भी बच्चा जो 7 साल से छोटा है, अगर वो कोई भी ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी कर देता है तो क्या उसको सजा होगी? अगर वही बच्चा 7 साल से बड़ा हो गया और 12 ईयर तक है, तब उसको क्या सजा होगी ये बताना। मतलब एक बच्चा जो 0 से 7 साल का है, वो अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी कर देता है तो उसको सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दूसरा बच्चा जो 7 साल से बड़ा है लेकिन 12 साल से छोटा है, 12 साल या 12 साल से छोटा है, तो उसको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब आप बताओ, होनी चाहिए कि नहीं होनी अप टू चाहिए? 7 इयर्स तो नहीं होगी, और अबव 7 टिल बिलो 12 ये देखा जाएगा कि इसकी मेच्योरिटी लेवल कैसा है। और नेचर ऑफ क्राइम भी देखा जाएगा। तो सेक्शन 82 हमें ये क्लियर कर देता है कि जो भी बच्चा 0 से 7 ईयर का है उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं बनेगा, क्योंकि कानून की नज़र में ये माना जाता है इन द आईज ऑफ द लॉ कि वो बच्चा ऑफेंस कर नहीं सकता, या उसकी अभी ऐसी स्टेट नहीं है, मतलब उसके मेंटल स्टेट ऐसी नहीं है कि वो समझ पाए कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, इसलिए उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, गलती से एक बच्चे से गोली चल गई, अपने पिताजी के रिवॉल्वर से खेल रहा था, गोली चल गई, एक आदमी मर गया, तो ये नहीं होगा कि उसको पहले ये चेक करना पड़ेगा या उसको कोर्ट में जाके ये प्रूव करना पड़ेगा मेरे से गलती से गोली चल गई। नहीं, ये वो सजा के काबिल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो इस कंडीशन में तो खेल रहा था, रिवॉल्वर से खेलते खेलते गोली चल गई बाय मिस्टेक, उसमें उसके फादर को सजा मिलेगी, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी अपने रिवॉल्वर को सेफ्टी से रखने की। सेक्शन 83 कहता है, इसी के अंदर कहता है कि इनमेच्योरिटी जो होती है वो बच्चे को सजा मिलने से बचा लेती है, जो भी 0 से 7 ईयर का है। लेकिन ऐसा बच्चा जो 7 से 12 ईयर का है, उसमें मेच्योरिटी चेक की जाती है, मेजोरिटी लेवल चेक किया जाता है। 7 से 12 साल के बच्चे को ये देखा जाता है कि वो कितना कैपेबल है, उसकी मेजोरिटी कैसी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज फैक्ट कैसी है, उसके बेस पर उसकी सजा डिसाइड की जाती है। लेकिन जुबिलियन एक्ट लगता है इसके ऊपर, मतलब बच्चों का जो एक्ट है वो लगता है इसके ऊपर। तो जो भी बच्चा 7 साल से छोटा है अगर वो क्राइम करता है तो कोई सजा नहीं है। जो बच्चा 7 साल से बड़ा है लेकिन 12 साल या 12 साल से छोटा है, उसके लिए मेजोरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है, मेच्योरिटी चेक की जाती है, ठीक है।
एक्ट ऑफ द चाइल्ड बिलो द 7 ईयर एज, कोई भी बच्चा ऐसा है जो 7 साल से छोटा है, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करते, मर्डर भी करते, तो भी उसको कोई सजा नहीं होगी। वैसे बच्चे मर्डर कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाए, लेकिन इसके अंदर अगर कोई कॉन्स्परेंसी हो जाए, मतलब कोई व्यक्ति जानबूझकर बच्चे से मर्डर करा दे, उसको पता है कि बच्चे को सजा हो नहीं सकती, तब उस व्यक्ति को सजा होगी जो मर्डर करवा रहा है, उसको नहीं सजा होगी, बच्चे को नहीं होगी फिर भी। अब है, एन एक्ट इज डन बाय द चाइल्ड एट द एज ऑफ इनमेच्योरिटी, कोई भी बच्चा इनमेच्योरिटी की एज में अगर कोई क्राइम कर दे, तो जैसे सेक्शन 83 कहता है कि 7 साल से जो 12 साल का बच्चा है उसकी मेजोरिटी चेक की जाएगी, उसकी मैच्योरिटी कितनी है। लेकिन अगर ऐसा बच्चा इनमेच्योर है, मतलब ये प्रूव हो जाए कि वो इनमेच्योर है, फॉर एग्जाम्पल उसमें अभी भी बचपन है, उसको समझ नहीं पा रहा किसी चीज़ को, उसकी एबिलिटी नहीं है, नॉटी एलिमेंट का बच्चा है, मतलब बदमाश बच्चा है, लेकिन क्रिमिनल माइंडेड नहीं है, मतलब वो ऐसा नहीं है, वो रिएक्शन नहीं है उसके मान में, वो तो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन नहीं है, मतलब गलत सोचता नहीं है वो किसी के बारे में। तो इस तरह से अगर प्रूव हो जाता है तो उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी, उसको कोई सजा नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसी बच्चा, इसकी मैच्योरिटी प्रूव हो जाए कि ये मैच्योर बच्चा है, ये हर तरह की क्राइम की सिचुएशन को समझ सकता है, ये रिस्पॉन्ड करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कंडीशन, तो उस बच्चे को सजा होगी, और जुवेनाइल एक्ट में होगी, जो बच्चों के लिए कानून बना है उसके अंदर होगी, क्योंकि 12 साल का बच्चा। जो निर्भया वाला केस आया था उसके बाद थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने, जैसे पहले ये होता था कि 0 से 7 साल, 7 से 12 साल और 12 से 18 साल सबके अंदर जुवेनाइल एक्ट लगता है, मतलब बच्चों का कानून लगता है। लेकिन अभी जब निर्भया वाला केस आया थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने, अब 12 से 16 साल के लिए अलग लॉ है और 16 से 18 साल के लिए अलग लॉ है। तो ये रेप केस जो निर्भया वाला हुआ था उसके बाद 16 से 18 वाला इन्होंने मैटर थोड़ा सा चेंज किया। वो ये बोला कि 16 से 18 साल बच्चे का टेस्ट किया जाएगा, जेनेटिक टेस्ट, जिसमें उसकी हड्डियों का टेस्ट होगा, उसकी मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होगा। अगर ये देखा जाएगा कि उसकी जो हड्डियां है या जो उसका शारीरिक स्ट्रक्चर है वो एक बड़े व्यक्ति के बराबर है, एडल्ट के समान है, और उसकी सोचने की क्षमता और रिस्पॉन्ड करने की क्षमता भी एक एडल्ट के बराबर है, तो उसके ऊपर फिर एडल्ट एक्ट लगेगा, मैच्योर एक्ट लगेगा, आईपीसी लगेगा, जुवेनाइल एक्ट नहीं लगेगा 16 से 18 साल के बच्चे, क्योंकि 17 साल कुछ महीने का था वो बच्चा जो निर्भया रेप में इन्वॉल्व था, और वो जुवेनाइल एक्ट की वजह से बच गया था फांसी की सजा से। तो इसलिए कोई और क्रिमिनल, और सबसे ज़्यादा कह रहे हैं कि वो कोई ज़्यादा बदमाश था, मतलब उसी ने ज़्यादा क्रुएलिटी ब्रुचुअलिटी की थी, तो इस वजह से ये एक्ट में थोड़े से चेंजेस कर दिए गए। अब बचा हमारा 12 से 16 साल का बच्चा, तो 12 से 16 साल का बच्चा जो भी क्राइम करता है उसमें उसकी ना तो मेजोरिटी चेक की जाएगी, ना इनमेच्योरिटी चेक की जाएगी, उसको सजा मिलेगी जुवेनाइल एक्ट के अंदर, क्राइम करेगा सजा मिलेगी। बच्चों को हार्ड पनिशमेंट तो होती नहीं, आपको तो पता ही है, कैपिटल पनिशमेंट जैसा कोई प्रोविजन भी बच्चों के लिए बना नहीं। अब है मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसे क्लियर करेंगे, तो सेक्शन 83 जैसे मैंने आपको बता दिया, इसमें 3 तरह के टेस्ट किए जाते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, बॉडी स्ट्रक्चर टेस्ट किया जाता है कि उसकी जो बॉडी की बनावट, और एक उसका रिस्पॉन्ड, वो कितनी देर में रिस्पॉन्ड करता है, किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, चीज़ों को समझने की उसकी एबिलिटी कितनी है, ये सब चीज़ें चेक करके उसकी सज़ा डिसाइड की जाती है, और जुवेनाइल एक्ट लगता है उसके ऊपर। तो 0 से 7 साल, 7 से 12 साल में जुवेनाइल एक्ट है, 12 से 16 साल में भी जुवेनाइल एक्ट है, लेकिन 16 से 18 साल में जुवेनाइल एक्ट भी लग सकता है और आईपीसी भी लग सकता है, डिपेंड करेगा उस बच्चे के टेस्ट के ऊपर। अब अगला क्वेश्चन आ गया अबेटमेंट। अबेटमेंट क्या होता है, और कब एक पर्सन जो है लाइबल होता है एज ए अबेटर, अबेटर कब कह सकते हैं, और अबेटर कौन है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। और व्हेन डज ही बिकम लाइबल फॉर द ऑफेंस कमिटेड और इवन नॉट कमिटेड, एक व्यक्ति को कब कमिटेड ऑफेंस के लिए दोषी ठहराया जा सकता है और कब नहीं ठहराया जा सकता। तो पहले आप ये बताओ कि अबेटर क्या होता है, कौन है अबेटर। सर जैसे कोई पर्सन है और वो किसी क्राइम में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है किसी को इंटेंशनली या फिर जबरदस्ती, कैसे भी इनडायरेक्ट वे में वो भी इन्वॉल्व होता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है किसी क्राइम में। सर जैसे फॉर जबरदस्ती भी हो सकता है। मैंसेरिया अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप शेर का शिकार करने जा रहे हैं, आपने एक बकरी बांध दी पेड़ के साथ शेर को बुलाने के लिए, फंसाने के लिए, शेर बकरी को देख के तो आएगा, आपने शेर को गोली मार दी, इसमें अबेटर कौन है। शेर है अबेटर, शिकारी अबेटर, या बकरी अबेटर। सर जिसने बकरी बांधी है वो भी तो अबेटर हुआ। अबेटर कौन है, अबेटर बकरी अबेटर मर्डर, देखो मर्डर करने वाला तो मर्डर है, वो तो क्रिमिनल है ना, जिसका मर्डर हो रहा है वो तो कुछ हो नहीं सकता। अबेटर है बकरी, चारा, जिसे फंसाया है,
शेर को आने के लिए मजबूर किया है। तो अबेटर वो व्यक्ति है जो क्राइम में इन्वॉल्व करता है, जो पकड़ के लाता है, भाई तुझे लूटना है आ जा, और लूटने के लिए बंदे पहले खड़े हैं, तो वो अबेटर है। समझ गए अबेटर को आप? कि अभी भी कुछ डाउट रह गया तो एक एग्जांपल और दे देता हूँ। सर एग्जांपल दे दो, समझ नहीं आया। मतलब वेटर तो बेचारा हो गया फिर तो। बेचारा कहाँ हुआ, आप उसको बेचारे से हटा लो ना। वो हाँ तो बंदा है जो मतलब ग्राहक को बाहर निकाल रहा है लूटने के लिए। आप बकरी को, ठीक। उसके इनोसेंट को हटा दो थोड़ी देर के लिए, शेर क्यों आ रहा है यहाँ पर? दूसरा एग्जांपल दे दो सर कोई। सर जो जैसे हम मछली जो किसी मछली को पकड़ने के उकसा लिए चारा डालते हैं, मछली चारा खाने आती है और कांटे में फंस जाती है, बेचारी मर जाती है। सर कोई रियल लाइफ एग्जांपल से बता दीजिए। अब ये तो सारे रियल लाइफ, इससे ज्यादा रियल लाइफ सब बैंक सर रॉबरी। सर जो भी इंसान किसी क्राइम करने के लिए उकसाता है। हाँ, मतलब ये समझ लो कि क्राइम के लिए वो प्रोवोकेशन दे रहा है, ठीक है, वो प्रोवोक हेल्प करना। कर रहा है, वो आपका बेटर है। एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको रियल लाइफ से, आप मुझे एग्जांपल याद आ गया। जो 24/11 हुआ था बॉम्बे के अंदर, है ना, उसमें एक रशियन था, पता नहीं अमेरिकन था, ट्रैवलर था, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ब्रिटिश फॉरेनर था वो। उसने पूरे बॉम्बे की रेकी की थी और वो पूरी वीडियो बना के आतंकवादियों को भेजी थी। और जिस वीडियो को लेके आतंकवादी, जो कसाब वगैरह आतंकवादी आए थे, वो सब उस वीडियो को लेके आए थे। उनको पता था एक एक चीज़ कि हमें इस रास्ते से इधर पहुंचना है, इस रास्ते से इधर पहुंचना है, इस रास्ते से इधर, हमें इसको टारगेट करना है। तो पूरी रेकी करके गया था वो। जो रेकी करने वाला व्यक्ति है वो अबेटर होता है, मतलब वो क्राइम को परफॉर्मेंस देने में हेल्प कर रहा है, वो अबेटर है। तो सम टाइम इनडायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन कमिटिंग एन ऑफेंस, इनडायरेक्टली वो कमिटिंग एन ऑफेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, बिकम अ पनिशेबल ऑफेंस। ऐसा कोई भी ऑफेंस जो पनिशेबल है उसमें वो हेल्प कर रहा है। अब ये हेल्प डायरेक्टली भी हो सकती है, ये हेल्प इनडायरेक्टली भी हो सकती है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बैंक रॉबरी करने गए हैं और एक बंदा गाड़ी लेके बाहर खड़ा है, वो बैंक रॉबरी नहीं कर रहा है, लेकिन वो गाड़ी लेके इसलिए खड़ा है कि जैसे ही रॉबरी करके आए वैसे हम तुरंत गाड़ी लेके भाग जाएंगे। तो वो भी एक तरह से क्राइम में, वैसे तो ये तो क्राइम है, अबेटर नहीं है, वो तो क्राइम का ही पार्ट है। लेकिन अबेटर वो बंदा होता है जो खुद क्राइम में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली हेल्प करता है क्राइम के अंदर। ये सेक्शन 107 आईपीसी में कवर है, इसे अबेटर कहते हैं। अब अबेटमेंट जो 107 में, उसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है? तो अबेटमेंट बेसिकली मीन्स द एक्शंस ऑफ इंस्टिगेटिंग, इनकरेजिंग और प्रमोटिंग अ पर्सन इनटू कमिटिंग एन ऑफेंस। एक व्यक्ति को इस तरह से प्रवोक करना, प्रमोट करना कि वो क्राइम को परफॉर्म करे, प्रोवोकेशंस करना, मतलब उसको भड़काना, उकसाना क्राइम करने के लिए, तो वो अबेटर है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको महाभारत से रामायण से एग्जांपल देता हूँ। जैसे रावण की बहन थी शूर्पणखा, वो जाके रावण को क्या कहती है कि मैं आपके लिए सीता जैसी सुंदर नारी ला रही थी, लेकिन उसके साथ दो पुरुष हैं जिन्होंने मेरी नाक काट दी और मेरे भाई का अपमान कर दिया। वो प्रवोक कर रही है, रावण को भड़का रही है कि वो जाए और युद्ध करे रावण से। तो वो अबेटर है। अबेटर वो होता है जो प्रोवोकेशन दे रहा है, क्राइम को करने के लिए इंस्पायर कर रहा है, आपको भड़का रहा है। ठीक है, आप समझ में आ गया कि अभी भी क्लियर नहीं है? महाभारत का शकुनी भी कह सकते हैं सर, वो भी प्रवोक हाँ, वो भी करता था। प्रोवोकेशन करता था। हाँ। तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते क्राइम, मतलब शूर्पणखा डायरेक्टली जाके लड़ नहीं रही थी फील्ड में, लेकिन उसके पीछे सारा रीजन उसी का ही तो था, उसने भड़काया। जैसे शकुनी बट तो सर वो खुद फिर भी डायरेक्टली एक लड़ रहा तरफ था। विक्टिम थी। लेकिन हाँ, उसको शकुनी कह तो खुद सकते हैं। डायरेक्ट लड़ रहा था, लेकिन अवेटर डायरेक्टली लड़ता नहीं है, प्रोवोकेशन देता है पीछे से, भड़काता रहता है। सर वही हो गया जैसे दो बंदों की लड़ाई हो रही है, बीच में कोई बोल रहा है कि जैसे मैं नहीं आपका सोता। फ्रेंड है, उसने बोला आके, भाई तुझे पता है वो तेरे बारे में ऐसा ऐसा कह रहा था, आपको गुस्सा आया, आपने जाकर उससे लड़ाई कर ली। उसने तो कुछ नहीं किया डायरेक्टली, लेकिन उसने आपको भड़का दिया ना। तो अबेटमेंट जो है 107 ऑफ आईपीसी में कवर है। इसको एग्जाम में कभी सर प्रोवोक करना होगा या इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होगा? जैसे बैंक रॉबरी का केस लें और बाहर कोई खड़ा है और बाइक लेके या कुछ भी लेके उसने लिया, बैंक रॉबरी का जितना पैसा लेता लिया और लेके चला गया, उनको हेल्प की। तो सर इसमें वो उसने प्रोवोक करने वाला वो कहाँ से वो तो नहीं आ रहा ना प्रोवोक करने वाला इसमें? नहीं, तो मैंने इसलिए तो कहा था वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इसलिए वो अबेटर नहीं है, क्योंकि वो तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है ना रॉबरी में, तो गाड़ी लेके खड़ा है वो। ओके ओके, ठीक है इसलिए मैंने मना कर दिया था ना इसको आपको वहीं पर। ठीक है।
क्योंकि वो क्राइम सीन में इन्वॉल्व, जो क्राइम सीन में इन्वॉल्व है वो अबेटर नहीं है। अबेटर वो है जो क्राइम सीन में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन उसका रोल है क्राइम के अंदर। जैसे मैंने बताया कि बॉम्बे वाला जो आतंकवादी अटैक हुआ था उसमें एक बंदा आके पूरी वीडियोग्राफी बना के ले गया, उसने टेररिस्ट को वो सारी वीडियोग्राफी दे दी, तो वो अबेटर है। अबेटर डायरेक्टली क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होता है लेकिन क्राइम सीन के अंदर उसकी, मतलब क्राइम सीन में इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन पीछे से प्लानिंग प्रोसेस में उसकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। जैसे आतंकवादियों के स्लीपर सेल्स होते हैं जो उनको रहने की जगह देते हैं, आतंकवादियों को उनके लिए फंड वगैरह अरेंज करवा देते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली क्राइम थोड़ा ना करते हैं, बम थोड़ा लगाने जाते हैं। बम लगाने तो टेररिस्ट जाता है, तो वो भी अबेटर ही है। जो क्राइम के में हेल्प करता है वो अबेटर है लेकिन डायरेक्टली क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होता, वो अबेटर होता है। इसके अलावा अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, इंस्टिगेशन मतलब सजेशन, एनकरेजिंग, इनिशिएट करना किसी पर्सन को, प्रोवोकेशन देना, Planning. डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्लानिंग। भड़काना, उकसाना, वर्ड के थ्रू, अबेटमेंट ऑफ रिटर्न के सुसाइड थ्रू। जैसे सर, सुसाइड है, के लिए भी अबेट करना, हाँ, सुसाइड अबेटमेंट के ऑफ लिए भी सुसाइड अबेट कर जैसे सकते कहते हैं। हाँ, वो। अच्छा, कभी भी हम अबेटमेंट में अगर सजा देंगे सबसे पहले हम मेंसरिया चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी तो हो सकता है किसी व्यक्ति ने सच बताया हो लेकिन सच को सुन के सामने वाला इतना भड़क गया कि उसने क्राइम कर दिया, तो इसमें सच बोलने वाले की कोई गलती थोड़ी ना, उसने सच बोला है। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को आके बताया कि भाई तेरी बहन के बारे में उल्टा सीधा कह रहा था, वो तो कह ही रहा था वाकई में, उसने सच ही बोला, लेकिन वो इतना भड़क गया उसने जाके उसका मर्डर कर दिया। तो यहाँ पे वो अबेटमेंट नहीं कर रहा है, वो अबेटर नहीं है क्योंकि वो सच बता रहा है। तो जहाँ पे वो सच बताएगा ना वहाँ पर उसको अबेटर नहीं कह सकते, अबेटमेंट नहीं कह सकते। ठीक है, अबेटमेंट में ये एक्सेप्शंस है, मतलब एक्सेप्शंस है ये, जो भी सच बोलेगा, ट्रुथ बोलेगा, उसके लिए अबेटमेंट प्रोसेस नहीं होगा, मतलब वो अबेटर नहीं है। जैसे अगर मान लो पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, पुलिस मतलब कोर्ट ने एक वारंट इशू कर दिया मिस्टर राज के नाम। अब राज को ढूंढते हुए पुलिस वाला आ गया। अब ब्रजेश खड़ा था गली के अंदर, ब्रजेश को पता था कि जो मोहन है ना ये, इससे मुझे अपनी दुश्मनी निकालनी है। तो पुलिस वाले ने ब्रजेश से आगे पूछा भाई राज कौन है, उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। तो उसने मोहन को बता दिया कि ये मोहन है ना, इसी का नाम राज है वैसे, पर ये छुपाएगा आपको, मोहन बताएगा। पुलिस वाले ने उसकी बात पे विश्वास करके उसको पकड़ लिया, मोहन को। बोला तेरा नाम राज है, वो कहता नहीं मेरा नाम मोहन है। वो सोचा हाँ वो सही कह रहा था और पकड़ के उसको ले गया और कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट में जब पेश हुआ तो पता लगा ये तो सच में मोहन है। तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर की कोई गलती नहीं है। यहाँ पे अबेटर कौन हो गया, अबेटर हो गया ब्रजेश जो अपनी दुश्मनी निकाल रहा था, जिसने पुलिस वाले को मजबूर किया उसको अरेस्ट करने के लिए, गलत अरेस्टमेंट करने के लिए। तो ये भी अबेटमेंट है। तो अबेटमेंट कॉन्स्पिरेंसी भी हो सकता है, षड्यंत्र भी हो सकता है, एड भी हो सकता है कि कोई क्राइम में एड कर रहा हो, जैसे हेल्प कर रहा हो। ठीक है, और पनिशमेंट क्या है अबेटमेंट के लिए, तो सेक्शन 306 में इसकी पनिशमेंट है, जिसमें बोला हुआ है कि इसकी जो पनिशमेंट है पर्टिकुलर ऑफेंस के साथ जुड़ जाएगी। जो ऑफेंस मतलब इसके लिए अलग से कोई सजा नहीं है। जैसे किसी को आपने मर्डर करने में अबेटमेंट किया तो मर्डर की सजा इसमें जुड़ जाएगी, चोरी करने के लिए किया तो चोरी की सजा जुड़ जाएगी, किडनैपिंग करने के लिए किया तो किडनैपिंग की सजा जुड़ जाएगी। मतलब इसका अपना कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन जिस क्राइम में आप हेल्प कर रहे हो उस क्राइम की सजा इसके साथ एसोसिएट हो जाएगी। ठीक है, तो उस क्राइम की पनिशमेंट इक्वल मिलेगी उसे भी? हाँ उसको भी तो मिलेगी क्योंकि वो भी तो क्राइम का पार्ट हो गया ना, अबेटर हो गया, उसने तो क्राइम के अंदर मेन रोल प्ले किया, तो इसलिए उसी क्राइम की सजा उसको भी मिल जाएगी। अब अगला है डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अनलॉफुल असेंबली। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता रहता है कि अनलॉफुल असेंबली क्या है, और मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी एक्ट के लिए जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है। तो हाँ पहली जी बात तो सर, हमें जो इसमें पढ़ना है कि दो चीजें हैं, एक असेंबली है और एक अनलॉफुल है। तो अनलॉफुल का मीनिंग क्या होता है? अगेंस्ट लॉ, गैर कानूनी। गैर कानूनी, वायलेशन ऑफ लॉ, अगेंस्ट लॉ। और असेंबली का मीनिंग क्या है? 4-5 लोग मिलके खड़े इकट्ठा होना होना, सर। एक पब्लिक हाँ प्लेस। मतलब इकट्ठा होना, ग्रुप ऑफ पीपल कई जगह इकट्ठे हो जाए। ग्रुप ऑफ पीपल। जब भी आप गैर कानूनी मकसद से इकट्ठे हो रहे हैं तो उस इकट्ठे होने को अनलॉफुल असेंबली कहते हैं। जहाँ पर आपकी इंटेंशन गलत हो, मतलब आप किसी इस इरादे से खड़े हो रहे हैं कि आपको कोई दंगा करना है, ठीक है, कोई अफरे करना है, ठीक है, आपको किसी को मारना है, पीटना है, प्रोटेस्ट करना है, वो सब मतलब गलत इरादे से। प्रोटेस्ट करना तो वैसे हमारे इंडिया में गलत नहीं है, पर गलत इरादे से अगर आप अनलॉफुल असेंबली कर रहे हैं तो आपके लिए वो क्राइम है, तो फिर अनलॉफुल 149 असेंबली है। लगता है ना सर उसमें? हम्म, देखो अब एफरे क्या है, एफरे क्या होता है ये बताइए।
सर दो लोगों में झगड़ा हो गया बेसिकली पब्लिक प्लेस पर। पब्लिक प्लेस पे। पब्लिक उसको एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, पब्लिक प्लेस पर गाली गलौज कर रहे हैं, दो लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वो अफरे हो गया। इसमें दो लोग बहुत होते हैं। इसमें पनिशमेंट के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया है कि पनिशमेंट कुछ दिन की हो सकती है, मैक्सिमम 1 महीने की हो सकती है, ठीक है, और मॉनेटरी भी हो सकती है और इम्प्रीजमेंट भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। अच्छा, अब हम अनलॉफुल असेंबली देख लेते हैं। अनलॉफुल असेंबली में दो लोग नहीं होते, ज़्यादा लोग हो जाते हैं। जब ज़्यादा लोग, यानी कि 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं किसी अनलॉफुल मकसद के लिए, अनलॉफुल असेंबली कर लें, लेकिन इन सब लोगों का ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। मतलब जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो एक ही इरादे से इकट्ठे हो रहे हैं। कोई भी लीगल प्रोसेस को एक्सक्लूजन करने के लिए, मतलब तोड़ने के लिए, किसी कानून को तोड़ने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे ये दंगा करने के इरादे से, धर्म के नाम पे दंगा करना चाहते हैं, ग्रुप बना दिया हिंदुओं ने, मुस्लिमों ने, कि भाई वो मुसलमानों के इलाके के बाहर खड़े हुए, वो हिंदुओं के बाहर, कि भाई जैसे ही हमें प्रोवोकेशन मिलेगा, थोड़ा सा इशारा मिलेगा, हम फटाफट हमला कर देंगे। तो ये अनलॉफुल असेंबली है। इसमें सजा कैसे होगी? आप पहली बात, कोई भी अगर पब्लिक सर्वेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होता है तो उसके लिए अलग पनिशमेंट है, और नॉर्मल सिटीजन्स के लिए अलग पनिशमेंट है इसके अंदर। तो कमिट कर रहे हैं सबसे पहले ट्रेसपास, मतलब हम ट्रेसपास कर रहे हैं, किसी ऐसी जगह एंटर कर रहे हैं जहाँ पर हमें एंटर करना अलाउड नहीं। जैसे किसी के घर में हम ग्रुप बना के घुस गए मार पिटाई करने के लिए, तो वो क्या है, अनलॉफुल असेंबली है, लेकिन क्रिमिनल ट्रेसपास के साथ है। वहाँ पे सजा कौन सी होगी? क्रिमिनल ट्रेसपास की सजा हो जाएगी। अब हमने क्रिमिनल फोर्स किया। क्रिमिनल फोर्स का मतलब है हमने किसी व्यक्ति को डराया, धमकाया, लीगली इलीगली उसके ऊपर टॉर्चर कर दिया, मार पिटाई कर दी, तो हमारे पास कौन सा लॉ लगेगा? जो भी हम ब्रीच कर रहे हैं उसका लॉ लग रहा है। अब मान लें किसी की हमने प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा, जैसे गाड़ी को आग लगा दिया, किसी की बिल्डिंग को आग लगा दिया, किसी की प्रॉपर्टी को आग नुकसान पहुंचा दिया, तो वहाँ पर हमारे पास कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा? जो प्रॉपर्टी लॉ होगा या जो दंगा फसाद का एक्ट होगा वो हमारे ऊपर लागू हो जाएगा। मतलब अनलॉफुल असेंबली के अंदर जो आप एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपको पनिशमेंट मिल रही है। अब है राइटिंग। राइट कहते हैं राइट्स होते हैं, जैसे दिल्ली राइट्स हुए थे, दिल्ली दंगे हुए थे, तो दंगे होने के लिए भी अनलॉफुल असेंबली एक रिस्पॉन्सिबल पार्ट है, इसका ऑर्गेन है, कि कोई भी अगर अनलॉफुल असेंबली करेगा तभी राइट्स होंगे। तो इसका जो भी मेंबर है जो अपनी मर्जी से इसका हिस्सा हो, ठीक है, इसमें आप लोग वेपन लेके जा सकते हैं, डंडे लेके जा सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे किसी को नुकसान पहुंच सकता हो या जिसको चोट पहुंचाई जा सके, वो अगर आप लेके जाते हैं तो इसे अनलॉफुल असेंबली में पाया जाता है और इसके लिए आप गिल्टी हो जाते हैं। तो सेक्शन 149 में ये सब कवर्ड होता है। इसके लिए पनिशमेंट क्या है? तो सेक्शन 143 कहता है इम्प्रीजमेंट फॉर आइडर डिस्क्रिप्शन टर्म में एक्सटेंड टू 6 मंथ। मैक्सिमम सजा 6 महीने की हो सकती है, फाइन हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। 144 कहता है कि जब आप किसी लॉफुल अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन वेपन के साथ कर रहे हैं, मतलब लाठी डंडे और बंदूकों के साथ कर रहे हैं, तो सजा बढ़ जाती है। फिर सजा हो जाती है 2 साल या फाइन या दोनों। फिर आता है सेक्शन 145 जो कहता है कि आप लगातार ऐसी अनलॉफुल असेंबली के पार्टनर बने हुए हैं तो आपको सजा होगी 2 साल या फाइन या दोनों। मतलब कोई ऐसा ग्रुप आपने ज्वाइन कर रखा है जो टेररिस्ट ग्रुप है, जो किसी और तरह के दंगे फसाद से जुड़ा हुआ ग्रुप है, तो आपको 2 साल की सजा मैक्सिमम हो सकती है। फिर सेक्शन आता है 149 जो कहता है कि अगर आप ऐसी अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हैं जो किसी भी ऑफेंस में इन्वॉल्व है, तो आपको पनिशमेंट हो सकती है उस पर्टिकुलर ऑफेंस के अंदर। मतलब मर्डर कर दिया ऐसी अनलॉफुल असेंबली ने, तो जो मर्डर की पनिशमेंट है वो सभी मेंबर के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी उसकी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट। इसको से एक तरीके से और पूछ लेता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149। तो सेक्शन 34 जो है कॉमन इंटेंशन है और सेक्शन 149 है कॉमन ऑब्जेक्ट। मतलब खाली सेक्शन से पूछ लेता है क्वेश्चन को, तो भी आपको यही आंसर लिखना है, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट। तो अब आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? सर कॉमन इंटेंशन मतलब ये होता है कि एक इंटेंशन के साथ मतलब 3-4 लोग मिलके वही इंटेंशन के साथ वही काम करना चाहते हैं। मतलब सब दो लोग या दो से मिलकर, ज्यादा व्यक्ति अगर हाँ, इनकी मतलब इंटेंशन सब लोगों कॉमन है। के इंटेंशन, इरादा एक जैसा है। और कॉमन ऑब्जेक्ट मतलब 5 से ज्यादा लोग सर वो लॉफुल असेंबली में इन्वॉल्व होते हैं और उनका ऑब्जेक्ट वो
मतलब देखो, इंटेंशन हो गया इरादा, तो ऑब्जेक्ट हो गया जिसको हम इरादा बना रहे हैं, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को हम टारगेट कर रहे हैं वो भी एक ही होना चाहिए सबका। जैसे मतलब इंटेंशन हो गया बैंक रॉबरी करना, 5 लोगों ने बैंक रॉबरी करनी, वो उनका इंटेंशन हो गया, लेकिन एक ही बैंक को टारगेट कर रहे हैं 5 मिलकर, तो वो कॉमन ऑब्जेक्ट है। तो कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए और कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए, तभी एक्ट एप्लीकेबल होता है। ये सेक्शन 34 और सेक्शन 149 को कवर करता है। अब कॉमन इंटेंशन है सेक्शन 34 के अंदर, जो बताता है कि प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी, यानी कि जितने भी लोग इसको परफॉर्म कर रहे हैं सभी की लाइबिलिटी जॉइंट होगी। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल भी दिया था इसका कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर, कि फॉर एग्जांपल 5 लोगों ने मिलकर बैंक की प्लानिंग की लूटने की, एक व्यक्ति सिर्फ बाहर खड़ा है, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, उसने कोई प्लानिंग नहीं की कि हमें वहाँ पे जाकर किसी का मर्डर भी करना है। लेकिन जब 4 लोग बैंक लूटने गए तो उनसे एक तो गार्ड का मर्डर हो गया, जो उनका मर्डर करते थे अगर नहीं करते तो, दूसरा वहाँ पे कस्टमर के ऊपर गोली चलानी पड़ गई सबको डराने के लिए, तो कस्टमर भी मर गया, 2-2 मर्डर हो गए। अब ये लोग बैंक लूट के बाहर आए, गाड़ी में पैसा डाला, भाग गए वहाँ से, 2 महीने बाद सारे पकड़े गए। तो कोर्ट में जाके जो गाड़ी चला रहा था उसने ये बयान दे दिया कि सर मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कोई प्लानिंग भी नहीं की किसी को मारने की। हाँ, मैं बैंक लूट में जरूर शामिल था, लेकिन मेरी किसी को मारने की वो नहीं थी इच्छा। तो कोर्ट कहेगी कि आपकी सबकी कॉमन इंटेंशन तो थी बैंक लूटने की, वो तो परिस्थिति बस, वो तो कंडीशंस ऐसी हो गई कि मर्डर हो गया, तो इसलिए मर्डर की सजा 5वें को ही मिलेगी, जो बाहर ड्राइविंग कर रहा है, जिसका कोई रोल नहीं है, कोई प्रोवोकेशन नहीं है उसका, लेकिन फिर भी वो सजा के लिए इक्वल पार्टनर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कॉमन इंटेंशन थी उन सबकी बैंक लूटने की। उसमें अगर कोई भी चीज़ इन्वॉल्व होती चली जाएगी तो उसके लिए सभी लायबल होंगे। अगर मान लो उनका कोई छठा पार्टनर है जिसका कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ रेकी करके आया था बैंक की, उसने ही बताया कि इस समय बैंक में सिक्योरिटी कम होती है, इस समय भीड़ कम होती है, इस समय कैशियर के पास मैक्सिमम पैसा आ जाता है, 3-4 दिन वो रेकी करता रहा। इसके बदले में इन्होंने उसको कहा कि जब हम बैंक लूट के आएंगे तेरे को 1 लाख रुपए दे देंगे, उसका कोई और रोल नहीं है, बस इतना ही रोल है। लेकिन जब ये मर्डर के केस में पकड़े जाएंगे तो उसको भी मर्डर की सजा मिलेगी, छठे व्यक्ति को भी, क्योंकि उसका भी कॉमन इंटेंशन था बैंक लूटने में, उसका भी मतलब वो था इंटेंशनली, वो भी लूटवाना चाहता था बैंक को। तो कॉमन इंटेंशन बिटवीन द सेवरल पर्सन कमिटिंग द एक्ट, एक से ज़्यादा व्यक्ति किसी एक इरादे के साथ किसी एक्ट को परफॉर्म करते हैं तो सभी इक्वल रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। इसके अलावा पार्टिसिपेशन जो होता है एक्ट में, वो कॉन्स्टिट्यूट करता है ऑफेंस को। अगर वो कॉमन इंटेंशन के साथ 2 व्यक्ति भी उसमें एक्ट में पार्टिसिपेशन कर दें, मतलब 4 लोगों ने मिलकर किसी के मर्डर का प्लान बनाया, 2 लोग मर्डर करने चले गए, तो चारों को सजा मिलेगी, जितने भी लोग हैं जिनके कॉमन इंटेंशन। सेक्शन 34 यही कहता है। तो ये सेक्शन 34 आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे कोई एक इस ग्रुप का बंदा ये कहता है भाई मेरा क्या फॉल्ट है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी का है, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मैं इनके साथ इन्वॉल्व नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति का कमरा था, उसने अपने दोस्तों को कमरा दे दिया 1 महीने के लिए रहने के लिए, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसके सारे दोस्त जो है वो किसी के मर्डर की प्लानिंग कर रहे हैं या बैंक लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसका सिर्फ इतना रोल था, उसने कमरा दिया, लेकिन जब वो पकड़ा जाएगा तो उसका कमरा यूज हो रहा था इसलिए वो भी पकड़ा जाएगा। फिर उसको कोर्ट में ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी बैंक लुटवाने की या मर्डर करवाने की, ये तो इन्होंने किया, मैंने तो सिर्फ इनको कमरा दिया हेल्प के लिए। तो वो बच जाएगा फिर, क्योंकि वो कॉमन इंटेंशन में शामिल नहीं है, इस वजह से वो बच जाएगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर है, उसी को प्रूव करना पड़ेगा, प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसका इन्वॉल्वमेंट कितना है कितना नहीं है। अगर हम कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करें तो सेक्शन 141 है, जहाँ पे अनलॉफुल असेंबली की बात करते हैं, जो कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे हो जाते हैं, किसी एक मकसद से सारे लोग इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे सेक्शन 149 ये कहता है कि कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब है इनकसिमेटिंग एक्ट इज डन टू अकम्प्लिश द कॉमन ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल असेंबली, यानी कि जितने लोग अनलॉफुल असेंबल्ड हो रहे हैं उनका सबका मकसद एक ही, वो एक ही इरादे से इकट्ठा हो रहे हैं और एक काम को करने के लिए वो इकट्ठा हो रहे हैं। तो इस सब के लिए सभी जो है इक्वल रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर हम सेक्शन 149 को एप्लीकेबल करेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कॉमन ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, मतलब जितने सारे लोगों को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं वो सारे लोग एक ही इरादे से जुड़े थे कि नहीं। अगर किसी को ज़बरदस्ती झूठ बोल किसी और मिसगाइड करके लाया गया हो तो वो इसके इरादे में अनलॉफुल असेंबली में रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो बच जाएगा ये कहकर कि भाई उसको पता नहीं था, गलत कहकर उसको शामिल किया गया। अब अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड बॉडी अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस डज इट एक्सटेंड अप टू कॉजिंग डेथ। अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अगर हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात करें
तो एक व्यक्ति को अपने को बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, या किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी या व्यक्ति को बचाने की पावर है, उसे कहते हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस। मतलब राइट टू प्राइवेट डिफेंस में अगर हम किसी का मर्डर भी कर दें तो हमें सज़ा नहीं होगी, अगर हम किसी को घायल कर दें तो सज़ा नहीं होगी, किसी की कोई चीज़ चुरा लें किसी को बचाने के लिए तो सज़ा नहीं होगी। इसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहते हैं। अब ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होगा ये देख लेते हैं। तो आईपीसी जो हमारे 1860 है उसका सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 106 में ये डिफाइन है राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्राइवेट डिफेंस बताया गया है कि फॉर एग्जांपल प्रोविज़न कहता है अ मैन टू यूज नेसेसरी फोर्स अगेंस्ट अ पर्सन हु असॉल्ट हिम एंड wrong dire for the purpose of protecting one's own body, property as well as another property or another person when in case of immediate aid from the state machinery is not readily at the moment available. On doing he is not answerable for the law for this act. मान लो कि एक व्यक्ति है वो अपने को बचाने के लिए, अपनी बॉडी को बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, या किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी या उसकी बॉडी को बचाने के लिए कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी कर सकता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर सकता है, अगर वहाँ पर स्टेट मशीनरी अवेलेबल नहीं है, मतलब पास में कोई पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं है, कोई सिक्योरिटी ऑफिसर मौजूद नहीं है, तब उसको ये करने की इजाज़त है। लेकिन अगर वहाँ पे पास में कोई स्टेट मशीनरी अवेलेबल है तो स्टेट मशीनरी की ड्यूटी है कि वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करे। तो सेक्शन 96 डिक्लेयर करता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस में करते हैं वो ऑफेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि ए बी को गोली मारने वाला है, आपने बी को बचाने के लिए ए को मार दिया, तो यहाँ पर आपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल किया, आपको कोई सज़ा नहीं होगी, मर्डर का कोई केस नहीं चलेगा आपके ऊपर, क्योंकि आपने बी को बचाने के लिए ए को मारा है। अगर आप नहीं मारते तो वो एक बी को मार देता। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस बॉडी का हो सकता है, प्रॉपर्टी का हो सकता है। ये कहता है सेक्शन 97। अगर हम सेक्शन 98 की बात करें तो यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है फिजिकल मेंटल इनकैपेसिटी को बताता है पर्सन की, अगेंस्ट हुम इट इज एक्सरसाइज इज नो बार। यानी कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मेंटल इनकैपेसिटी की बात कर रहे हैं, फिजिकल इनकैपेसिटी की बात कर रहे हैं। अगर व्यक्ति खुद को बचाने में इनकैपेबल है फिजिकली मेंटली, तब दूसरे व्यक्ति को ऐसा राइट मिल जाता है कि वो उसको बचाएगा। सेक्शन 99 जो है डिफाइन करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डज नॉट एक्सटेंड, कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड नहीं हो सकता कहाँ पर, एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट नॉट कॉजिंग एप्रोप्रिएशन ऑफ ग्रीवेज एक्ट। मान लो कोई पुलिस अधिकारी उधर खड़ा है तो पुलिस अधिकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस व्यक्ति को बचाने की, फिर वहाँ पे किसी और को ये अधिकार नहीं मिलेगा कि वो उस व्यक्ति को या बचाने के लिए किसी का मर्डर कर दे या कुछ कर दे। अगर पब्लिक सर्वेंट अवेलेबल है तो पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी होगी प्रोटेक्शन करने की। ठीक है। अब है सेकेंड पार्ट है इस सेक्शन का, राइट डज नॉट एक्सटेंड इन्फ्लिक्टिंग और मोर देन हार्म ऑफ द नेसेसरी फॉर द डिफेंस। अब है इसके इंटीग्रेंट्स क्या क्या है, मतलब किन किन चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस में। तो कोई भी पर्सन जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट लेना चाहता है उसको पहला फेयर होना चाहिए हार्म ऑफ द बॉडी और प्रॉपर्टी, यानी कि उसके अंदर डर होना चाहिए कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके शरीर को या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाएगा। मतलब वो अपनी प्रॉपर्टी अपने शरीर को बचाने के लिए, अपनी बॉडी को बचाने के लिए ऐसे एक्ट कर सकता है। इसके अलावा आसपास कोई भी ऐसी पब्लिक अथॉरिटी अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, जैसे पुलिस ऑफिसर वगैरह नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो उसकी ड्यूटी बन जाएगी फिर पुलिस ऑफिसर की। और ये कब कब हो सकता है, ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस थेफ्ट में अवेलेबल हो सकता है, रॉबरी में हो सकता है, मिसचीफ में हो सकता है, क्रिमिनल ट्रेसपास में हो सकता है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति के ऊपर है जो उसमें गिल्टी है, मतलब जिसके ऊपर केस चल रहा है मारने का या किसी और का। सेक्शन 96 बताता है कि आप अपनी सेल्फ डिफेंस में किसी व्यक्ति को मार सकते हैं, मतलब आपके पास ये राइट है कि अपने को बचाने के लिए आप दूसरे को मार भी सकते हैं जहाँ पे आपके जीवन को खतरा हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आपके भाई जीवन को खतरा ही नहीं है लेकिन फिर भी आप उस व्यक्ति को मार रहे हैं, मतलब वो आपके पास कोई हथियार नहीं, चोर आपके घर पे घुसा, चोर के पास कोई हथियार नहीं और आपके पास मौका है चोर को कंट्रोल करने का, लेकिन फिर भी आप अननेसेसरी चोर को मार देते, तो फिर आपके ऊपर कोई राइट टू प्राइवेट डिफेंस एप्लीकेबल नहीं होगा।
केवल अपने को बचाने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर लें, वो अलाउड नहीं है। और पर्सनल अनसाउंड माइंड, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अनसाउंड माइंड है, दिमागी रूप से कमज़ोर है, अगर वो आपके ऊपर अटैक करता है तो आप अपने को बचाने के लिए उसको मार दें, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको उस कंडीशन में सबसे पहले कोशिश करनी होगी कि आप उससे बचें। अगर आप किसी कंडीशन में आपके पास कोई बचने का रास्ता नहीं, तब आप काउंटर अटैक कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करेंगे उसको मारे ना। मतलब अनसाउंड पर्सन को ये नहीं है कि मारना ही इलाज है, ये नहीं, और कोशिश ये करनी चाहिए किसी और तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जब भी कंट्रोल करने का कोई रास्ता ना बचे, लास्ट ऑप्शन यही हो कि आप उसको नहीं मारेंगे तो वो आपको मार देगा, तो मारना अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। तो ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन आ गया आपका इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू एग्जेम्पशन फॉर द क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर द ऑफेंस कमिटेड बाय द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। मान लो कोई अनसाउंड माइंड बंदा है जो दिमागी रूप से कमजोर है, ठीक, वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर देता है, तो क्या उसको सजा मिलेगी? कोई इंसेन पर्सन है, कोई शराब पिए हुए व्यक्ति है, नहीं मिलेगी सर, कोई नशा किए हुआ व्यक्ति है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर देता है, तो उसको सजा मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा कि मैंने 3-4 चीज़ें इसके अंदर आपको बोल दी। जैसे मैंने क्या क्या बोला आपको कि व्यक्ति जो है वो अनसाउंड माइंड है, चलो नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई उसकी क्या गलती है, उसका तो दिमाग ही नहीं है। इनसेन पर्सन है, चलो नहीं मिलेगी। इंटॉक्सिकेशन, शराब के नशे में मर्डर कर देता है। ड्रंकनेस, तो क्या सजा मिलेगी? तो सजा तो नहीं मिलेगी, मिलेगी सर। मिलनी लेकिन चाहिए सर। देखो सजा तो मर्डर की नहीं मिलेगी क्योंकि ड्रंकनेस है, लेकिन फिर भी सजा मिलेगी उसको, लेकिन दूसरे लिए मिलेगी कि उसने जो नशा किया है उसकी सजा मिलेगी उसको। लेकिन इसमें दो चीज़ें चेक करनी सर पड़ेंगी, हमें दो चीज़ें इसके अंदर चेक करनी पड़ जाती है, मेंस रिया और एक्टेस रिया। क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति ने नशा इसलिए किया हो कि वो मर्डर कर ले, तो इसलिए उसका मेंस रिया चेक करना जरूरी है, एक्टेस रिया चेक करना जरूरी है। अगर ये प्रूव हो जाता है कि उसने इसी इरादे से ड्रंक किया है, शराब पी है कि वो मार दे सामने वाले को, तो उसको फिर सजा मर्डर की मिलेगी, ठीक है। लेकिन इंसेन पर्सन को कोई प्रवोक कर दे और वो किसी का मर्डर कर दे, तो क्या इंसेन पर्सन को सजा होगी? मतलब अनसाउंड माइंड व्यक्ति को सजा होगी? नहीं होगी। नहीं होगी, क्योंकि उसको प्रवोक करके भी अगर कोई मर्डर करवा लेता है तो उस व्यक्ति को सजा होगी जो प्रोवोकेशन कर रहा है, इंसेन को नहीं, क्योंकि इंसेन व्यक्ति को ये माना जाता है कि भाई हमारा उस सॉरी इंसेन व्यक्ति को तो दिमाग ही नहीं है, वो अपने दिमाग के कंट्रोल में नहीं है, वो कैसे डिसीजन लेगा कि उसका मर्डर करना है? उसको तो कोई पीछे से प्रवोक कर रहा है, तो प्रोवोकेशन व्यक्ति जो है, जो प्रवोक कर रहा है उसको सजा होगी, अनसाउंड व्यक्ति को कोई भी सजा नहीं हो सकती। तो लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी ये समझना पड़ेगा पहले आपको। देखो दो तरह के पागल होते हैं, एक जो लीगली पागल है, दूसरा जो मेडिकली पागल है। तो मेडिकली पागल व्यक्ति को सजा मिलती है, लीगली पागल व्यक्ति को सजा नहीं मिलती। अब आप बताओ मेडिकली पागल कौन है और लीगली पागल कौन है? जो Medically डिप्रेशन में है, अगर मेडिकली अगर ये वो प्रूव होता है कि भाई कोई पर्टिकुलर कोई बंदा वो है डिप्रेशन में है, तो डिप्रेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। परमानेंट डिसीज, ये लीगल इंसैनिटी नहीं है, जी सर। तो इसलिए उसको सजा नहीं मिलेगी। डिप्रेशन व्यक्ति का है, ऐसा कुछ करवा सकता है जो अनवांटेड एक्ट है, जो वो नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी डिप्रेशन उससे करवा लेता है, लेकिन इसमें उसको सजा मिलेगी मर्डर की, क्योंकि डिप्रेशन व्यक्ति को पागल नहीं माना जाता, लीगल इंसैनिटी नहीं माना जाता, मेडिकल इंसैनिटी माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति इडियट है, इडियट जो जन्मजात इडियट होते हैं, जन्म से इडियट है, तो वो अगर कोई क्राइम करता है तो सजा मिलेगी? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो जन्म से इडियट है ना भाई, इसकी क्या गलती है, ठीक है। सर मेडिकली लुनेटिक, प्रूव्ड है, डॉक्यूमेंट है तो नहीं मिलेगी। अब लुनेटिक क्या होता है? सर लीगल अनसाउंडनेस क्या होती है, मतलब लीगल इंसानिटी क्या होती है? बता रहा हूँ, पहले मेडिकल कंप्लीट कर लें हम लोग। लीगल इंसैनिटी में हमने बता दी, जैसे इडियट बताया आपको, वो लीगल इंसैनिटी है जो कानून परमिट करता है कि ये व्यक्ति इंसेन है,
ये अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर देता है उसको सज़ा नहीं मिलेगी, वो लीगल इंसैनिटी है। और मेडिकल इंसैनिटी जो मतलब मेडिकल कह रहा है कि ये व्यक्ति पागल है, लेकिन कानून कह रहा है कि भाई पागल है लेकिन सज़ा मिलेगी इसको। जैसे डिप्रेस पर्सन, वो मेडिकल की लैंग्वेज में तो डिप्रेस्ड है, यानी कि इंसेन है, अपनी बुद्धि पे कंट्रोल नहीं है उसका, लेकिन कानून नहीं मानता उसको, कानून को सजा देता है। लूनेटिक, लूनेटिक व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको टाइम इंटरवल पे पागल हो जाते हैं, जैसे दिन के 3 घंटे पागल रहेंगे, बाकी सब टाइम ठीक रहेंगे। या कुछ व्यक्ति रात होते ही पागल हो जाते हैं, सुबह उठे ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग होते हैं, तो जिस टाइम इंटरवल पे वो ल्यूनेटिक होते हैं, पागल होते हैं, उस टाइम पे अगर क्राइम करते हैं सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन जिस टाइम पे वो ठीक है उस टाइम पे करते हैं तो वो सज़ा मिलेगी, उनको प्रॉपर सज़ा मिलेगी, पूरी सज़ा मिलेगी। ठीक है। अब कोई व्यक्ति के मतलब बाद में कोई दौरे पड़ जाते हैं, जैसे दौरे वोरे पड़ते हैं ना कुछ लोगों को, तो वो जो दौरे पड़ते हैं, तो जब वो दौरे के दौरान उसके पास ऐसी कंडीशन है तो वो इंसेन माना जाता है। मान लो कि किसी को मिर्गी का दौरा पड़ा, अचानक से उससे कोई क्राइम हो गया, मतलब उसके हाथ में कुछ था, दहाड़ता हथियार, जिसको दौरा पड़ा वो गिरने लगा तो उसको, वो किसी को लग गया, व्यक्ति मर गया, तो उसको कोई सज़ा नहीं होगी। लेकिन अगर वो व्यक्ति जानबूझ के किसी को मारने की कोशिश कर रहा है तो उसको सज़ा हो जाएगी। अब लीगल इंसैनिटी क्या है, तो लीगल इंसैनिटी देख लेते हैं। लीगल इंसैनिटी का मतलब है कि सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो कानूनी रूप से इंसेन है उसको सज़ा नहीं हो सकती किसी भी एक्ट के अंदर। वो कैपेबल है फुलफिल करने के लिए अपनी प्रोटेक्शन, मतलब इस इंसैनिटी को क्लेम करने के लिए। तो इनकेपेबल ऑफ डूइंग नोइंग ऑफ द नेचर, कि वो इनकेपेबल है, वो समझ नहीं पाएगा कि भाई व्यक्ति जो है वो पागल है, कुछ है, मतलब वो मर्डर कर रहा है, क्या कर रहा है उसको तो पता ही नहीं होगा ना, क्योंकि वो लीगल इंसेन है। अब ऐसा व्यक्ति जो शराब के नशे में है, तो डॉक्टर उसको भी इंसेन कहते हैं, मतलब कहते हैं भाई ये नशे में, इसके अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन कानून उसको इंसेन नहीं मान रहा है। क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि वो देखेगा, पहले चेक करेगा, क्या पता इसने ड्रिंक की इस वजह से की हो कि ये क्राइम को परफॉर्म कर सके, तो मेंसरिया एक्टसरिया चेक करेगा, तब उसकी इंसैनिटी के ऊपर डिसीजन आएगा। लेकिन मेडिकल तो सीधा कह देगा कि जो नशे में है वो इंसेन पर्सन है, उसके दिमाग पे उसका कंट्रोल नहीं है। जिसे व्यक्ति का दिमाग पे कंट्रोल नहीं है वो इंसेन पर्सन है मेडिकल भाषा में, लेकिन लॉ की अलग से भाषा है, उसमें अलग से चेक किया जाता है। एक व्यक्ति जो ये समझने में इनकैपेबल है कि क्या गलत है क्या सही है, राइट और रॉन्ग का फर्क नहीं पता लगा पाता, मतलब कहते हैं ना ये तो क्या कहते हैं उसको, इसके अंदर समझ नहीं है, ना समझ है, इसको कुछ समझ नहीं आता, कितना ही समझा लो, ये पागल सा व्यक्ति है। तो डम। ऐसा व्यक्ति कानून की नज़र में पागल है, वो क्राइम कर देता है तो सजा नहीं मिलती, क्योंकि उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो ज्ञान है, वो एक नॉर्मल पर्सन की जैसा नहीं है, इस वजह से। लेकिन अब ये प्रूफ किसके ऊपर है, ये बर्डन किसके ऊपर है, ये प्रूफ करना कि मैं इंसेन पर्सन हूँ, मुझसे क्राइम हो गया लेकिन मैं इंसेन हूँ। कौन प्रूफ करेगा ये? इंसेन या तो Accused। खुद प्रूव करेगा या उसके जो गार्जियन है वो करेंगे। हाँ, इंसेन पर्सन के ऊपर है ये लाइबिलिटी कि वो खुद प्रूव करेगा कि वो इंसेन है, उसको प्रूव करना पड़ेगा। अब इंसेन प्रूव करने के 3 तरीके, जरूरी नहीं कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट ही हो। मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपने मतलब कुछ ऐसे गवाह प्रस्तुत कर सकते हैं जो आपको जन्म से जानते हो, जिनको पता हो कि आप इस तरह के व्यक्ति हैं, आप इंसेन हैं, आप पागल हैं, ये है वो है। आपके पेरेंट्स भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब एविडेंस के थ्रू भी कर सकते हैं और मेडिकल सर्टिफिकेट के थ्रू भी कर सकते हैं ये प्रूफ। अब मटेरियल सर्कमटेंसेस विल हेल्प टू ड्रॉ इंटरफेरेंस रिगार्डिंग द मेंटल कंडीशन, मतलब कोई आपकी मेंटल, आपको किसी को पता है कि आप पागल है, लेकिन वो आपके पागलपन का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और आपसे मर्डर करवा देता है किसी का, या चोरी करवा देता है, क्योंकि उसको पता है कि आपको सज़ा नहीं होगी, चोरी करने से भी नहीं होगी, मर्डर करने से भी नहीं, लेकिन मर्डर करवा देता है। तो इस केस में मतलब कौन लायबल होगा, कौन दोषी ठहराया जाएगा? जो करवा रहा है, जो जो करवा प्रोवोक रहा कर रहा है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है कि एक्सटॉर्शन क्या होता है, और एक्सटॉर्शन कब रॉबरी या डकैती बन जाता है। तो एक्सटॉर्शन तो मैंने कल भी शायद आपको समझाया ही है। एक्सटॉर्शन क्या होता है? रंगदारी, जिसको कहते हैं ना हिंदी में रंगदारी। क्या होता है एक्सटॉर्शन? सर जो डरा डरा धमका के धमका पैसा। करके बोलो सर बोलो। रैंसम लेने के लिए जो होती है। हाँ, हफ्ता वसूली, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना,
गुंडे लोग हफ्ता वसूली करते हैं, मारने की धमकी देना, परिवार को उठाने की धमकी देना। इंस्टेंट डेंजर होता है तो ये सारा एक्सटॉर्शन में आ जाता है। डरा धमका कर कानून का डर नहीं दिखा रहे, वो नाजायज तरीके से डरा रहे हैं उसको, वो एक्सटॉर्शन है। कानून का डर दिखा के टैक्स वसूली हो रही है, मतलब इनकम टैक्स भरोगे, नहीं भरोगे तो आपको कानून सजा देगा, वो भी एक्सटॉर्शन हो रहा है। लेकिन वो एक्सटॉर्शन लीगली मतलब वो है, मतलब सजा नहीं है उसके लिए, वो चलेगा क्यों, कानून का डर नहीं होगा तभी तो आप टैक्स भरोगे, वरना आप टैक्स ही क्या भरोगे, इनकम टैक्स कोई भरेगा ही नहीं। अच्छा, रॉबरी क्या होता है? रॉबरी सर चोरी। रॉबरी और चोरी में क्या फर्क सर है? खींच के ले जाना, जैसे कहीं कोई मार्केट में जा रहा है, दो बंदे बाइक पे आए, स्नैचिंग, खींच के ले गए, स्नैचिंग टाइप। स्नैचिंग को रॉबरी कहते हैं। और चोरी और रॉबरी में क्या फर्क है? सर चोरी छुप के होती है, मतलब जैसे कोई किसी के घर में आके चोरी करके ले गया, और रॉबरी हाँ, जैसे खींच के ले गया, स्नैचिंग खुलेआम वगैरह। लूटना, है ना, वो रॉबरी है। लूट, रॉबरी कहते हैं लूट, पर्स छीन के भाग गया, गोल्ड चेन गले से तोड़ के भाग लिया, मतलब खुलेआम लूट हो रही है, उसे रॉबरी कहते हैं। और चोरी होती है जब चोर आपके घर में रात में घुसेगा, आप सो रहे हैं, आपकी अलमारी में से सामान लेके, आप कहीं बाहर घूमने गए हैं, घर में ताला लगा के चले गए, पीछे से चोर आया, आपके घर के सारे सोने चांदी की चीजें चुरा के ले गया, तो वो थेफ्ट है, वो चोरी है। तो रॉबरी चोरी में ये फर्क है, रॉबरी खुलेआम लूट की जाती है। अब डकैती क्या होती है? डकैती वही सर, जो चोरी सर करने गए जो हैं वो पांच पांच से से ज्यादा ज्यादा लोग लोग जो पांच ग्रुप से ऑफ ज्यादा लोग पीपल, अगर रॉबरी करते हैं। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, घोड़े पे बैठ के डाकू आते हैं और आपके घर में घुसते हैं, आपके सामने चीज़ों को उठा के ले जाते हैं, वो डकैती है, जहाँ पे 5 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और खुलेआम दिन दहाड़े इस काम को परफॉर्म किया जाता है बिना किसी कानून के डर के। अच्छा, चोरी कब रॉबरी बन जाती है? व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी। चोरी कब रॉबरी बनती है? सर जब उसमें इंस्टेंट फियर ऐड हो जाता है। अगर मतलब वो चोरी के इरादे से आ रहे हैं लेकिन वो पकड़े जाते हैं, फिर भी मतलब वो डरा धमकाते हैं, तो मतलब चोर आपके घर में आया चोरी करने, अचानक से आपकी नींद खुल गई, आपने शोर मचाया, थेफ्ट में लेकिन क्या, चोर थेफ्ट में आपकी कंसेंट के बिना वो लिया जाता है, सामान को, आपके बिलोंगिंग्स को लेके जाया जाता है। और रॉबरी में क्या है, आपको पता है, आपको डरा बस धमका के फिर तो एग्री कौन कर सा लिया नहीं जाता है, होती एग्री है। कंसेंट ले ली जाती है और सामान को ले जाया जाता है आपका। मतलब आपके लीगल पोजीशन से वो चीज़ छीनी जाती है और आपके पोजीशन से चीज़ ले जाई जाती है। चोरी में चोरी छुपे ले जा रहे हैं ना, लेकिन पोजीशन से। अब जैसे चोरी कब रॉबरी बनेगी? जब चोर आपके घर में आया है सामान चुराने के लिए, आप अचानक से आपकी नींद खुल गई, आपने देखा चोर है, आपने शोर मचाने की कोशिश की, चोर ने आपके पास छुरी चाकू कुछ रख दिया और आपके गले में से चेन खींच ली, तो चोरी क्या बन गई? रॉबरी बन गई। ठीक है, थेफ्ट इज बिकम रॉबरी कब बनेगी? जब आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, मतलब आपके बिना पीछे हो रही है, आपको पता ही नहीं लगा, सोते रह गए आप, तो चोरी है। लेकिन आपका इन्वॉल्वमेंट जहाँ आ गया, मतलब जहाँ मालिक आ गया, उसके पोजीशन से चीज़ ले जाई जा रही है, तो वो रॉबरी हो जाती है। चोरी कब रॉबरी बनती है? तब बनती है जब एक्ट थोड़ा सा चेंज, मतलब चोरी करते करते रॉबरी आ जाती है। अब एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बनती है? देखो, एक्सटॉर्शन तो वसूली है, डरा रहा है, कर कुछ भी नहीं रहे, आपके किसी रिश्तेदार को कोई गोली नहीं मारी, आपके किसी परिवार को नहीं उठाया, धमकी दे दी, अगर 5 लाख नहीं आया तो तुम्हारी बहन को उठा लेंगे, तुम्हारे बिजनेस चलने नहीं देंगे, तुम्हारी दुकान तोड़ देंगे। मैं धमका ही तो रहा है ना, कर थोड़ा ना रहा है कुछ भी। तो कब एक्सटॉर्शन रॉबरी बन जाती है? देखो, एक्सटॉर्शन करने वाले ने आपको धमकी दी, आपने जाके पैसा उसको हैंड ओवर कर दिया, तो ये एक्सटॉर्शन है। लेकिन वो एक्सटॉर्शन करने वाला आपने मना कर दिया पैसे देने से, वो आपकी दुकान पे आ गया, आपके गले पर उसने चाकू मारा और बोला कि अभी पैसे देगा तो गोली मारता हूँ, तो आपने चुपचाप पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन उसने पैसे छीन लिए या आपका पूरा गला ही लूट लिया, तो ये एक्सटॉर्शन रॉबरी बन जाती है। इनको एग्जाम्पल से लिखना, एग्जाम में अगर कैसे आ जाए ना, कभी आ जाए एग्जाम्पल, एग्जाम में आ जाए कि व्हेन एक्सटॉर्शन बिकम रॉबरी, व्हेन थेफ्ट बिकम रॉबरी, तो आप इसके एग्जाम्पल लिख के आना, एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशन लिखना, कोई भी ABCD राम मोहन श्याम कुछ भी बना देना जो आपका मन करे।
अब पनिशमेंट रॉबरी के लिए क्या पनिशमेंट है, तो रॉबरी के लिए 10 साल की पनिशमेंट है मैक्सिमम, ठीक है, और ये 14 साल तक भी हो सकती है अगर रॉबरी जो है हाईवे पे की जाए और रात के अंधेरे में की जाए। अगर हाईवे पे रॉबरी कर रहे हैं, मतलब हाईवे पे जाने वाली गाड़ी को लूट रहे हैं, तो आपको 14 साल की सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर आप हाईवे पे नहीं कर रहे, कहीं और कर रहे हैं, तो 10 साल की सज़ा है मैक्सिमम। और अगर कमिट किया जा रहा है रॉबरी को रिजीरियस पनिशमेंट के साथ, कड़ी सज़ा के साथ, तो सज़ा 7 साल की रहेगी और फाइन साथ में लग जाएगा। अब है डकैती। डकैती के लिए क्या, डकैती मैंने समझा ही दिया था आपको, 5 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। पनिशमेंट क्या है डकैती के लिए, 10 साल की कड़ी सज़ा। जो डाकू पकड़े जाते हैं उनको 10 साल की कड़ी सज़ा मिलती है। कड़ी सज़ा और नॉर्मल पनिशमेंट में क्या फ़र्क है, सिंपल इम्प्रीजमेंट और रिजीरियस इम्प्रीजमेंट, इनमें क्या फ़र्क है। सर सिंपल में मतलब सेल में बंद कर देते हैं बस जेल में, और रिगोरियस में वो मतलब उससे हार्ड लेबर करवाते हैं। हाँ, हार्ड वर्क कराते हैं, हार्ड लेबर कराते हैं, भाई यही फ़र्क है। और डकैती और रॉबरी में क्या फ़र्क है, ये तो मैंने ऑलरेडी पूछ लिया, चलो फिर भी एक बार बताइए, तो डकैती और रॉबरी में क्या फ़र्क है। तो डकैती में ग्रुप सर ऑफ पीपल डकैती में होता है और 5 रॉबरी लोग में दो। ज्यादा होते हैं। हम्म। अब अगला क्वेश्चन है आपका, राइट अ नोट ऑन सेडिशन। सेडिशन पे नोट लिखना है आपको, सेडिशन क्या है और व्हाट इज पनिशमेंट गिवन इन आईपीसी। आईपीसी में सेडिशन की क्या पनिशमेंट है। तो सेडिशन क्या होता है, देशद्रोह। देशद्रोह का कानून है 124 ए आईपीसी। कब लगता है सेडिशन, सर जब हम कोई भी साइन से या फिर कोई भी स्पीच से गवर्नमेंट को अपोज करते हैं तो सेडिशन लगती है। सर गवर्नमेंट के वायलेंस सर अगेंस्ट अगर यूज हम हेट्रेड गवर्नमेंट को फैलाते हैं अगर हम। क्रिटिसाइज करते हैं किसी भी वे में, उसके लिए नेगेटिव बोलते हैं, उसे कहते हैं सेडिशन। जब हम अपने देश को क्रिटिसाइज करते हैं, अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, देखो हम मोदी को क्रिटिसाइज करें तो गवर्नमेंट क्रिटिसाइज नहीं होती, लेकिन अगर हम इंडिया को क्रिटिसाइज कर दें ना, प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करें, देखो मोदी और प्राइम मिनिस्टर में फ़र्क है, उसके पर्सनल चीज़ को हम क्रिटिसाइज करते हैं तो वो मोदी नहीं है, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं तो हमारे पास सेडिशन एक्ट लग सकता है। तो देशद्रोह का कानून ये बनाया था ब्रिटिशर्स ने, इसलिए बनाया था कि जो बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे इंडियंस की तरफ से, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कर्व करने के लिए, कुचलने के लिए बना दिया था ये कानून। वो कानून हमने आगे कंटिन्यू रखा जब हम फ्री हुए, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि ये कानून होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो देश की एकता, अखंडता, यूनिटी, सोवेनिटी के अगेंस्ट कोई काम करते हैं या कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जो हमारे मित्र देशों के खिलाफ हो, मतलब हमारे जैसे माना इंडिया और अमेरिका के अच्छे रिलेशन बन रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति कोई ऐसा आर्टिकल लिख दे जिसकी वजह से इंडिया यूएस के रिलेशंस पे कुछ खराब स्थिति पैदा हो जाए या कुछ ऐसी भावना पूरे समाज में पैदा हो जाए, तो उसको अगेंस्ट द कंट्री माना जाता है, क्योंकि हमारे मित्र देशों के अगेंस्ट बोला गया, तो वो सेडिशन एक्ट में कवर हो जाता है, तो उसके लिए सज़ा मिलती है। अब व्हाट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस अंडर सेडिशन, सेडिशन के अंदर क्या ऑफेंस नहीं है, तो मैंने अभी बहुत छोटे तरीके से आपको बताया, दोबारा बताया था कि कोई भी ऐसा कमेंट जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं इस इरादे से कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को, देखो क्रिटिसाइज करना अलाउड है, गवर्नमेंट के काम को क्रिटिसाइज कर सकते हैं आप, गवर्नमेंट के काम की अच्छाई बुराई बता सकते हैं, लेकिन देश को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते आप, कोई ऐसा वर्ड नहीं इस्तेमाल कर सकते जिससे हमारी यूनिटी, सोवेनिटी, इसको फ़र्क पड़ता हो, हमारी एकता, अखंडता प्रभावित होती हो, ऐसे कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। आप किसी भी गवर्नमेंट के एक्ट को, गवर्नमेंट के लॉ को चैलेंज कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं तो आपको सेडिशन एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ पे सुप्रीम लॉ है। इसलिए अब पनिशमेंट कितनी है इसकी, तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें 3 साल की इम्प्रीजमेंट हो सकती है, लाइफ इम्प्रीजमेंट भी है इसके अंदर, मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रीजमेंट है, जिसमें फाइन हो सकता है आपको। तो जो भी पर्सन इसके अंदर गिल्टी पाया जाता है उसको कभी ज़िंदगी में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। पीपल चार्ज विद सेडिशन। सर हाँ जी, सर अगर हम क्रिमिनल एक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट तो तब भी सेडिशन लगेगा। क्रिमिनल एक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं मतलब
सर कुछ भी अपने घर में ऐसी वो वेपन्स रख रहे हैं। सेडिशन कुछ लगता है। हाँ, वो तो फिर आर्म्स एक्ट लगेगा ना। देखो, अगर अच्छा। आपने अपने घर के अंदर मान लो कि जैसे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, आपने अपने घर में एक फोटो लगाई जवाहरलाल नेहरू की और अम्बेडकर जी, तो उस पर क्रॉस मार दिया काले रंग से, हम्म। और रोज उसकी बेइज्जती कर रहे हैं फोटो की, और किसी तरह से ये प्रूव हो जाए कि आप ऐसा करें, तो आपको सेडिशन एक्ट लगेगा। क्योंकि आप अपने आइडियल्स की बेस मतलब आप अपने फ्रीडम फाइटर्स की, अपने देश के जितने लोग हुए हैं, महान व्यक्ति जो हैं, उनको नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगेंस्ट द कंट्री माना जाता है, तो सेडिशन एक्ट लग जाएगा। जबकि आप घर में कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी किसी को नहीं है, लेकिन अगर प्रूव हो जाए तो सेडिशन एक्ट लग जाएगा। लेकिन अगर आप घर में कोई ऐसी किताब लिख रहे हैं लेकिन उसको किसी को पब्लिश नहीं कर रहे जो अगेंस्ट द कंट्री हो, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी तब तक आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। आप अपने घर में कुछ भी करें, जैसे आपने अपने घर में गैर कानूनी हथियार स्टोर कर लिए, तो उसके लिए तो आपके ऊपर आर्म्स एक्ट लगेगा, फिर ये सेडिशन एक्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप आतंकवादियों को सपोर्ट करने के लिए हथियार रख रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं आतंकवादी, तो आपको सेडिशन एक्ट का सामना करना पड़ेगा। ओके अब सर। सर, ये आपको पॉलिटिशियंस ये पे नहीं लगता क्या? सेडिशन एक्ट पॉलिटिशियन के ऊपर भी लगता है। सर, अभी जैसा भी नया मामला हुआ है, जैसे कि अमित शाह जी ने नेहरू जी पर बोला है कि नहीं, वो प्रिविलेजेस है, स्पेशल प्रिविलेजेस है। वो अगर देखो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चल रही है, असेंबली में कोई भी एमपी एमएलए किसी को भी क्रिटिसाइज करता है, बोलता है, तो उसको अलाउड है, वहाँ पर उसको स्पेशल एग्जाम्पशंस मिली हुई हैं, तो इनको स्पेशल इम्यूनिटी एग्जाम्पशन है, तो वो बोल सकते हैं, वरना तो डेड पर्सन का भी डिफॉर्मेशन केस असेंबली बनता है। हाँ, असेंबली में बोल लीगल। सकते हैं ना, बाहर शायद वो भी अलाउ नहीं। बाहर अलाउड नहीं है, असेंबली में बोल सकते हैं। असेंबली जब तक चल रही है तब तक आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और बता देता हूँ मैं इसके अंदर। अ 21 ईयर ओल्ड बेंगलुरु बेस्ड एनवायरमेंटल एक्टिविटिस्ट, एनवायरमेंट एक्टिविटिस्ट है बेंगलुरु में, 21 साल का, दिशा रवि, वॉज अरेस्टेड बाय द दिल्ली पुलिस ऑन फरवरी 14 2021। इनके ऊपर आरोप था टूल किट का, कि फार्मर के लिए जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें इन्होंने टूल किट बनाई थी, तो वो टूल किट के लिए इनके ऊपर सेडिशन एक्ट लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि गवर्नमेंट के पास किए हुए एक एक्ट के अगेंस्ट इन्होंने पूरी एक कॉन्स्परेंसी तैयार की थी कि किस तरीके से प्रोटेस्ट होगा, कब कब क्या क्या होगा, इस प्रोटेस्ट को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस वजह से इनको सेडिशन एक्ट लगाया, क्योंकि देशद्रोह किया इन्होंने, तो देशद्रोह करेंगे तभी मिलेगा। अब जेएनयू का एक केस हुआ था, जेएनयू का केस हुआ, थर्ड एनिवर्सरी के ऊपर 2021 के अंदर, जो पार्लियामेंट के कॉन्विक्ट थे अफजल गुरु, जो जेएनयू के प्रोफेसर भी थे, नहीं जामिया के प्रोफेसर थे शायद ही, तो दिल्ली पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, बाद में उनके ऊपर चार्ज लगाए गए सेडिशन के, और उनको लटका दिया गया फांसी पर। मतलब वो डायरेक्टली संसद हमले में शामिल नहीं थे, लेकिन किसी तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट था उसके साथ, तो इसी वजह से उनके ऊपर सेडिशन एक्ट लगा के उनको फांसी पर लटका दिया गया। अब अगला क्वेश्चन आ गया आपका, रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस क्या होता है, ये बताइए। किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को अपने बेनिफिट के लिए यूज करना रॉन्गफुल गेन, और और दूसरे व्यक्ति का वो और रॉन्गफुल जिसकी लॉस हो गया। प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं उसको रॉन्गफुल लॉस। हाँ, उसको रॉन्गफुल लॉस, ये रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल, ये 4 नंबर में आता है एग्जाम में, इसलिए इसको भी कर लेना। सेक्शन 23 कवर करता है इसको, और ये इसलिए भी कर लेना क्योंकि ये 10 मार्क्स में भी आ सकता है। तो रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस दोनों अच्छी तरह से कर लेना, लगता नहीं इसको ज़्यादा बताने की जरूरत पड़ेगी, आपको पता ही है। सेक्शन 23 और सेक्शन 24 इसको कवर करता है, रॉन्गफुल लेस और रॉन्गफुल गेन की डेफिनेशन भी करना, इसका डिफरेंशिएशन भी कर लेना। अब अगला क्वेश्चन है मेंसरिया, तो मेंसरिया क्या होता है ये बताइए। मेंसरिया भी आपको गिल्टी 4 मार्क्स में पूछेगा सर एग्जाम में। गिल्टी गिल्टी माइंड, माइंड। इविल इंटेंट। हाँ, तो लैटिन फ्रेज है, लैटिन वर्ड है जिसे कहते हैं गिल्टी माइंड। तो गिल्टी माइंड जो है, जो भी आप आईपीसी कहीं पर भी एप्लीकेबल होगा, सबसे पहले आप मेंसरिया ही चेक करते हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, इसमें एक कहानी बताता हूँ। मान लो एक ड्राइवर है, एक मालिक ने अपनी गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रख रखा है। मालिक, उसको पता है कि मालिक सुबह 9 बजे ऑफिस जाता है और शाम तक बाहर आता ही नहीं, 5 बजे बाहर आता है, उसके बाद उसको घर लेके आना होता है।
उसको अपने बेटे के कॉलेज जाना था लंच टाइम में किसी फंक्शन में, वो गाड़ी लेके चला जाता है बिना मालिक को बताए। रास्ते में गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, एक व्यक्ति मर जाता है। वो चुपचाप लाके गाड़ी को खड़ी कर देता है। 3 दिन बाद जब ये रिवील होता है कि भाई गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, तो पुलिस ढूंढती हुई मालिक को अरेस्ट कर देती है। तो यहाँ पर ड्राइवर का दोष है, मालिक का दोष है, या किसका दोष है, किसके ऊपर ये मतलब एक्ट लगेगा? तो ड्राइवर के ऊपर लगेगा। ओके, दोनों पे लगेगा सर। दोनों पे लगेगा। और कोई? सर ड्राइवर पे लगेगा क्योंकि उसने फिर गिल्टी ड्राइवर पे एक्ट लगेगा किया उसकी, है। क्योंकि नहीं उसके ओनर की नॉलेज के विदाउट नॉलेज ले गया था वो, हम्म मतलब उसके देखो, कंसेंट के बिना। यहाँ पर क्या है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ड्राइवर के ऊपर लगेगा, क्योंकि उसने मालिक के ट्रस्ट को ब्रीच किया ना। मालिक को तो ये पता था कि वो भारी खड़ा है, लेकिन उसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया। और दूसरा जो नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइविंग है, जो जैसे अब देखो ड्राइविंग में अगर किसी का मर्डर हो जाता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसमें मर्डर केस तो चलता ही नहीं ना। उसमें तो क्या चलता है, नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइविंग चलता है। ठीक है, नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइविंग का एक्ट लगता है, उसमें फांसी की सजा तो होती ही नहीं है। तो यहाँ पर फांसी की सजा तो नहीं होगी ड्राइवर को, लेकिन ड्राइवर के ऊपर केस चलेगा। ठीक है, अगर मान लो मोटर मालिक व्हीकल पीछे एक्ट। बैठा है, हाँ मान लो मालिक पीछे बैठा है और ड्राइवर गाड़ी लेके जा रहा है, एक्सीडेंट हो जाता है, व्यक्ति मर जाता है। अब कौन कॉन्विक्ट है, ड्राइवर है कि मालिक है? सर दोनों है। अब भी ड्राइवर ही है, क्योंकि गाड़ी का स्टेयरिंग किसके हाथ में है? इसलिए जिसके हाथ में स्टेयरिंग है उसी के ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट लगेगा। बट सर वो क्रिमिनल केस तो उसका बनेगा, बट कंपनसेशन तो मालिक को पे करनी होगी। नहीं, कंपनसेशन भी ड्राइवर देगा, लेकिन अगर गाड़ी का इंश्योरेंस है तो फिर मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी देगी। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लो इस कंडीशन में मान लो गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं था, तो फिर ड्राइवर की लाइबिलिटी है, क्योंकि जो गिल्टी होगा वही तो देगा कंपनसेशन। बट सर ओनर तो मालिक है ना, गाड़ी तो उसके नाम है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसकी इंश्योरेंस करवानी। ड्राइवर तो नहीं, ड्राइव करेगा। उसके ऊपर जो है ये केस जरूर लग सकता है कि भाई उसने इंश्योरेंस नहीं कराया, उसकी पेनल्टी लग सकती है। लेकिन जो कंपनसेशन है वो ड्राइवर की जिम्मेदारी है देने की। मोटर व्हीकल एक्ट अभी आपके पास आएगा, जब आप इसको पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गुड फेथ या कंसर्न इज गुड डिफेंस इन द क्रिमिनल केस। क्या गुड फेथ को डिफेंस माना जा सकता है? मान लो कि आपने कुछ ऐसा क्राइम कर दिया जो आपने गुड फेथ में किया था। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप अपने मासी के घर समझ के किसी अनजान व्यक्ति के घर में घुस गए। आपने क्रिमिनल ट्रेसपास तो किया, लेकिन वहाँ पर आपकी गलती नहीं थी, क्योंकि आपका गुड फेथ ये था कि आपकी मासी का घर है। तो वहाँ पर गुड फेथ आपको एज ए गुड डिफेंस यूज़ हो सकता है। लेकिन क्या हर हर जगह पे जो गुड फेथ है वो गुड डिफेंस यूज़ हो सकता है? नहीं सर, इसमें इंटेंशन देखी जाएगी मैम सीरियस। तो एसेंशियल क्या है गुड फेथ के, सबसे पहले ये चेक कर लेंगे। जैसे गुड इंटेंशन, इंटेंशन भी गुड होनी चाहिए गुड फेथ के साथ साथ। मतलब गलत इरादे से ना घुसा हो, चोरी करने से घुस रहा है कि मेरे पापा का घर है मुझे पता है, लेकिन मैं चोरी करने के लिए घुस रहा हूँ, तो मुझे सजा मिलेगी फिर चोरी की, चाहे मैं अपने पापा के घर में क्यों नहीं घुस रहा हूँ चोरी करने। तो गुड इंटेंशन होनी चाहिए, रीजन होना चाहिए उसके पीछे, वैलिड रीजन, बेसिक म्यूचुअल कैपेसिटी और इंटेलेक्ट होना चाहिए। मतलब जो भी वो परफॉर्म कर रहा है उसमें दोनों तरफ से रिस्पॉन्स होना चाहिए। ड्यू टू रीजनेबल केयर, वो पूरी सावधानी से अपने काम को करे, किसी को कोई नुकसान ना हो उससे। तो जहाँ पे वो गुड फेथ के साथ करेगा वहाँ पे गुड डिफेंस के रूप में ये इस्तेमाल हो जाएगा, मतलब वो बच जाएगा सजा मिलने से। ये आपका गुड डिफेंस हो गया। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हिंदू मैरिज एक्ट का है वैसे, पर इसमें पूछ लेता है आईपीसी में। आईपीसी में भी पनिशेबल है ये, कि ऑफेंसेस अगेंस्ट द मैरिजेस। मैरिज के केस में कौन कौन सी चीज़ें जो ऑफेंस आती हैं, जैसे बाइगैमी और एडल्ट्री, ये ऑफेंस है शादी के बाद। तो शादी के बाद कौन कौन से ऑफेंस है, क्रुएलिटी, ठीक है, बाइगैमी, सर एडल्ट्री। एडल्ट्री अब हट नहीं गया सर। नहीं, कुछ नहीं हटा अभी तो ये आईपीसी हट गया, अब तो नया आ गया ना, क्या कहते हैं उसको, आईपीसी चेंज हो गया अब तो। नहीं, भारतीय न्याय 377 जो हटा है। सर एडल्ट्री की पनिशमेंट हटा दी है। बता रहा, रुकिए, पहले मैं ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज बता दूं
ये सेक्शन 493 और 498 ए के अंदर कवर होते हैं। 498 कहता है जो क्रुएलिटी है वुमेन्स बाय हर हस्बैंड और रिलेटिव टू कोर्स हर पेरेंट्स टू मीट द मैरिटल ग्रीड ऑफ डाउरी एडेड टू द आईपीसी। तो आईपीसी के अंदर ऐड किया गया 498 को, जो ये कहता है किसी भी महिला को दहेज के लिए मारा जाता है, पीटा जाता है उसके हस्बैंड के थ्रू, उसके हस्बैंड के रिलेटिव के थ्रू, इस षड्यंत्र के साथ कि उससे अधिक पैसा वसूला जाए, मतलब ग्रीड ऑफ डाउरी, दहेज लाने के लिए उसको परेशान किया जाए, तो 498 ए लग जाता है आईपीसी का। इसी के तहत फॉलोइंग आर द मेन ऑफेंसेस। इसमें क्या है, मॉक और इनवैलिड मैरिज, कोई भी ऐसी शादी है जो इनवैलिड मैरिज हो तो आपको लगेगा सेक्शन 493। बायगैमी कर रहे हैं तो सेक्शन लगेगा 494। एडल्ट्री कर रहे हैं तो सेक्शन 497। एडल्ट्री का मतलब ये है कि आप शादीशुदा होते हुए किसी दूसरी स्त्री से, किसी दूसरी महिला से संबंध बना रहे हैं तो वो एडल्ट्री में आ जाता है। क्रिमिनल एवलपमेंट या सेडक्शन, ये 498 है जो मैंने आपको ऊपर बताई दी है 498। क्रुएलिटी बाय द हस्बैंड एंड रिलेटिव। एक एक करके इसको समझ लेते हैं। पहले हम समझ लेंगे इसको कि लॉफुल मैरिज क्या होती है। एक लॉफुल मैरिज किसे कह सकते हैं, तो लॉफुल मैरिज का मतलब होता है वैलिड मैरिज जो कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हो। तो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर लॉफुल मैरिज किसे बोला गया है, लॉफुल मैरिज उसको बोला गया है जो पूरे रीति रिवाज के साथ होती है, जिसमें 7 फेरे हो रहे हैं, पवित्र अग्नि जल रही है, पंडित जी जो है मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, ये सब चीज़ें होंगी, कन्यादान होगा, तभी एक शादी जो है वो लॉफुल मैरिज मानी जाएगी। लेकिन अगर जो दो कपल जो है मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने माला चेंज कर लेते हैं, सिंदूर लगा देते हैं, मंगलसूत्र पहना देते हैं, तो वो शादी नहीं मानी जाती, उसको वैलिड मैरिज नहीं कहते। इसी तरह से अगर हम मुस्लिम लॉ में देखें तो वैलिड मैरिज कौन सी है, तो वैलिड मैरिज है जो निकाह हो और निकाह नामा पर दस्तखत किए जाए और दोनों तरफ से गवाह हो और महर की राशि अदा करने का वचन हो, तो वो वैलिड निकाह हो गया। तो ये वैलिड निकाह, वैलिड मैरिज होनी चाहिए, तभी ये एक्ट जो है आईपीसी का एप्लीकेबल होता है उन्हीं लोगों पर जो वैलिड मैरिज के पार्टनर है। अगर इनवैलिड मैरिज है तो आईपीसी लागू नहीं होगा। अब कोई भी ऐसा व्यक्ति है, माइक म्यूट कर लो अपना, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपनी बीवी के जिंदा रहते हुए, सर बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ सर, आज की कॉल जो आज की क्लास है रिकॉर्ड हो रही है। ये बाद में पूछना, अभी क्लास चल रही है, लास्ट में पूछ लेना। सर मैं तो क्लास में अभी ये कंप्लीट करने दो फिर आप पूछ लेना, अभी आपने लेट ज्वाइन किया, अभी इतना डिस्टर्ब मत करो। सर देखो, मेरे भाई की आज तेरहवीं है ना, इसलिए मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर रही, केवल पूछ रही अरे हूँ, और मेरी क्लास भी मिस हो रही है और मेरा कल आप एग्जाम 2 भी है। मिनट रुक जाओ, मैं ये क्लास कंप्लीट कर लूँ फिर आपको बताता हूँ। रिकॉर्डिंग होगी, मैं ठीक डाल है, दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। मैरिंग अगेन द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और द वाइफ, मतलब एक व्यक्ति जो हिंदू मैरिज में इन्वॉल्व है वो अपनी वाइफ के जिंदा रहते हुए दूसरी औरत के साथ शादी कर लेता है, उसके साथ लिविंग रिलेशन बना लेता है, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशंस हो जाते हैं, तो वो बाइगैमी कहलाता है। और हिंदुओं में बाइगैमी अलाउड नहीं, ठीक है। तो इसके लिए सजा हो जाएगी उसको आईपीसी के अंदर। इम्प्रीजमेंट होगी आइडर डिस्क्रिप्शन, जिसमें 7 ईयर की इम्प्रीजमेंट है, जो फाइन के साथ और बिना फाइन दोनों तरीके से हो सकती है। इसमें व्यक्ति जब ही बच सकता है जब उसने दूसरी शादी जब की हो, जब पहली बीवी से प्रॉपरली डाइवोर्स हो गया हो, या डाइवोर्स की डिग्री इशू हो गई हो कोर्ट के थ्रू, या दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले लिया हो, तो उसको सजा नहीं होगी बाइगैमी की, अदरवाइज हो जाएगी। सर कौन से अगला सेक्शन के अंडर होती है बाइगेमी में सजा? बाइगैमी 494। अब 495 की बात कर लेते हैं। 495 कहता है कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज फ्रॉम द पर्सन विद हुम सब्सिक्वेंट मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड द एसेंशियल इंटीग्रेट। मान लो कि आपने दूसरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली, पहली मैरिज आपकी है और दूसरी शादी आप कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे, किसे कॉन्ट्रैक्ट कर ली 1 साल का, 6 महीने का, इस तरीके से, तो भी आपकी जो सेकंड मैरिज है वो वैलिड तो होगी, लेकिन ये पनिशेबल होगी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में एक टाइम पे 2 वाइफ रखना अलाउड नहीं है। इसीलिए सेकंड वाइफ जो है वो वॉइड रिलेशन में आ जाएगी, मतलब वो वैलिड मैरिज नहीं होगी, वॉइड मैरिज हो जाएगी, जबकि कानूनी रूप से उसकी मान्यता है लेकिन फिर भी वो वॉइड मैरिज कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट मैरिज अभी ख़त्म नहीं हुई है, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फर्स्ट मैरिज, क्योंकि फर्स्ट मैरिज अभी चल रही है आपकी, जब तक फर्स्ट मैरिज ख़त्म नहीं होगी तब तक सेकंड मैरिज वैलिड नहीं हो पाएगी। अब आ गया 497 एडल्ट्री। तो अगर हम एडल्ट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी एडल्ट्री प्रैक्टिस करता है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह हो गए, लिविंग रिलेशनशिप हो गए,
ये सब जो है हिंदू मैरिज के अंदर जो है अडल्ट्री माना जाता है। इसके लिए कोई व्यक्ति अगर ऐसा मतलब ऐसा काम करता है तो उसको सजा मिलेगी। इसके लिए पनिशमेंट कितनी है? पनिशमेंट है 5 साल या फाइन या दोनों, जो 497 में ही है पनिशमेंट भी। अब है 498, जहाँ पे क्रिमिनल इंटेंट ऑफ द मैरिड वुमेन, मतलब आप क्रिमिनल इंटेंशन के साथ किसी मैरिड वुमेन के साथ अपने रिलेशंस बिल्ड कर रहे हैं। मतलब आपको पता है कि औरत जो है पहले से शादीशुदा है और इलिसिट रिलेशंस उसके साथ बना रहे हैं, गैर कानूनी संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको सजा हो सकती है 2 साल। मतलब यहाँ पे औरत की रजामंदी है, लेकिन फिर भी ऐसे काम आप करते हैं तो आपको सजा मिलेगी। उसमें 2 साल की सजा आपको मैक्सिमम हो सकती है, या फाइन या दोनों हो सकते हैं। 498 ए जो क्रुएलिटी के बारे में बताता है कि हस्बैंड या हस्बैंड के रिश्तेदार औरत को परेशान कर रहे हैं, दहेज के लिए मार पिटाई कर रहे हैं, जलाने मारने की धमकी दे रहे हैं, तो उसको हम कह सकते हैं क्रुएलिटी, मतलब 498 के अंदर होगी। इसके लिए सजा है जो 3 साल तक हो सकती है, या फाइन या दोनों हो सकते हैं। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया जो आईपीसी है। कोई और डाउट बचे हो तो आप पूछ लो, नहीं तो अब हम एक क्लास और करेंगे, इसकी एक रिवीजन और करेंगे, उसमें हम पेपर डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर के, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे। अभी आप 2 वीडियो आपके पास हो जाएंगे इसकी, दोनों वीडियो आप देख सर लो। कल तो एग्जाम है। तो कल है ना अभी तो एग्ज़ाम, आज तो नहीं है। नो सर। तो मैं अभी सर दूसरा आप टाइम एक और आपको क्लास दूंगा, के लिए। लूंगा भी। तो हमारे पास आधा दिन पड़ा है, पहले खुद पढ़ लो 3-4 घंटे, फिर उसके बाद देखेंगे। ओके सर। ठीक है सर, एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है सर, इसका बता दो। कंसेंट इज ए गुड डिफेंस इन क्रिमिनल लॉ। ये तो मैंने अभी बताया आपको।